Okay, let's start. First of all, very much congratulations आप लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है. This is like you are among top 10,000, I think top 3,000 students who will be appearing for interview. So automatically 1/3 का चांस है आप लोगों का क्वालिफाई करने का. जस्ट जस्ट द लास्ट पुश, और थोड़ा सा लेजीनेस को छोड़ के अभी जो लास्ट पुश है आप कर लो, एंड वन गुड स्कोर इन इंटरव्यू कैन मेक यू क्वालिफाई विथ फ्लाइंग कलर्स. आपको अपनी मर्जी का पोस्ट या अपनी मर्जी का कैडर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. वन थिंग विच आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व बाय गिविंग 2 इंटरव्यूज यूपीएससी में जो मैंने दिए हैं, तो मुझे यही लगता है कि इन ऑल द 3 स्टेजेस दे आर चेकिंग योर पर्सनैलिटी. ठीक है, इट्स नॉट द लास्ट स्टेज दैट इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट. चाहे प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में भी दे माइट बी आस्किंग यू एनीथिंग रैंडमली. ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है कुछ भी पूछ लेते हैं, एंड देन दे आर चेकिंग की वेदर यू आर एबल टू कीप योर काम, वेदर यू आर एबल टू परफॉर्म देन. ठीक है, क्योंकि आप जब जॉब पे जाओगे तो यू विल बी फेसिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस वेरी ऑफन वेयर यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट कि आपको क्या डिसीजन लेना है, कैसे एक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू कीप योर काम देयर. सो प्रीलिम्स में आपको इंटेंस प्रेशर में आपको चेक कर रहे होते हैं. मेंस में अलग तरीके का होता है कि नपा-तुला बात बोलनी है. ठीक है, कुछ भी जाके कुछ भी बकवास नहीं कर देनी है, कम शब्दों में अपने आप को ज़्यादा क्लियरली एक्सप्रेस करना है. एंड नाउ कम्स द इंटरव्यू वेयरइन दे विल बी चेकिंग यू पर्सनली, वन टू वन, फेस टू फेस इंटरेक्शन में. सो इंटरव्यू में या खास करके जो ये थर्ड स्टेज है, दे विल नॉट चेक योर नॉलेज. इट्स ऑल अबाउट ए कन्वर्सेशन. आप बात करने जा रहे हो सामने वाले से, अगर उसको बात करने के बाद आपसे आधे घंटे बाद उसको अच्छा लग रहा है, इफ ही इज हैप्पी, लाइक द कन्वर्सेशन वेंट वेरी प्लीजेंट, थोड़ा स्माइलिंग था सब कुछ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं था. इट वाज नॉट लाइक ए क्वेश्चन आंसर राउंड की वो सवाल पूछ रहा है आप उसको जवाब दे रहे हो, एंड इट वाज कंप्लीटली मोनोटोनस. अगर वो प्लीजेंट कन्वर्सेशन है, इट्स ईजी, और मतलब उसको अच्छा लगा आपसे बात करने के, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ओपन है, then you will automatically get very good marks. Because I remember both of my interviews, didn't score extremely good marks, but my score was above average both the times. And both the times my knowledge was not that good, and multiple answers I was not able to answer. ठीक है, multiple questions मुझे नहीं पता थे. I straight away said कि मुझे नहीं पता and don't know. Okay, and even the question, like Manoj Soni sir का पहला साल था उनका, and then he asked me a question on Aryan invasion. That's a topic in anthropology. इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में, but I completely said no, मुझे नहीं पता. And still I got 178. And that point of time Manoj Soni के बोर्ड में 178 was one of the highest score, because इनके स्कोर एकदम पोल्स में थे कि like 120 to something, and then 170 प्लस 180 प्लस इस रेंज में स्कोर दिया था उन्होंने. ऐसा बीच वाले कोई खास नहीं थे. सो ऑल यू हैव टू मेक श्योर, जब आप जितना भी टाइम है, जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करो, शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल, यू शुड बी लाइक काम कंपोज. आपके जो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं व्हेन यू आर एंगेजिंग इनटू ए काइंड ऑफ सीरियस डिस्कशन, दैट शुड नॉट कम. हैप्पीली प्लीजेंटली आप बात करो, एंड वट एवर इज योर ओपिनियन दैट कैन बी प्रेजेंटेड. एंड ट्राई टू अवॉइड, मीन्स इंटरव्यू में भी ट्राई टू अवॉइड क्वेश्चंस विच आर मच ओपिनिएटेड, जिसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, कोई ऑब्जेक्टिव ओपिनियन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को भी अवॉइड करो, और उस टाइप के डिस्कशंस को अभी भी अवॉइड करो. बिकॉज फॉर एग्जांपल लाइक कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई है जिसको लेके कई सारे डिस्कशंस हो रहे हैं. अब you might end up into such kind of debates with your friends, with your colleagues, with your like chai ki tapri mein and all that, and that discussion can turn out to be a heated one. Okay, जहाँ पे आप धीरे धीरे क्या हो जाता है कि आप इतने heated discussion के participant बन जाते हो कि that you might turn into a communal person. ठीक है, वहाँ पे आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए कम्युनल एंगल भी लेके आ जाओगे, एंड यू डोंट नो, अनकॉन्शियसली वेरी सटल मैनर में आप कैसे वहां से शिफ्ट होकर एक रेडिकल व्यू ले लेते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा. So please try to avoid this, because if any of such kind of you is there inside you, वो आपके सामने 180 साल का एक्सपीरियंस बैठा है, they can easily extract that out of you. आपको टाइम ही नहीं लग, आप उनको टाइम नहीं लगेगा आपके अंदर से वो व्यू को एक्सट्रैक्ट आउट कराने में. ओके, सो ये तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपको, बट आई हैव शेयर्ड वन डॉक्यूमेंट. सो दीज आर सम चेकलिस्ट दैट यू हैव टू फॉलो फॉर एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा समराइज किया है looking at previous year questions that have been asked in anthropology. ये कुछ चेकलिस्ट आप जितना भी टाइम है आप इसको एंथ्रोपोलॉजी का चेकलिस्ट समझ के आप टिक मार्क्स कर सकते हो कि जैसे ऐसे कवर होगा. तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू हियर इज हैव ए रिवीजन ऑफ सिलेबस. ठीक है, एक एक ओवरव्यू आप देख लो कि ऐसा ना हो जाए कि
सामने कोई एंथ्रोपोलॉजी का बंदा बैठा हो और वो आपसे कुछ बेसिक डेफिनेशन ही पूछ ले किसी चीज़ की, या कोई बेसिक टॉपिक ही पूछ ले, वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि इफ़ यू डोंट आंसर इट, दीज़ आर द एरियाज़ जो मतलब आपको प्लैटर पे रख के दिया जा रहा है कि आपको खाना है बस आराम से। ओके, एंड दीज़ आर द क्वेश्चन दैट शुडंट बी मिस्ड। मीन्स आपको कई बार ऐसा होता है कि एक 6 बॉल खेलनी है बस। अब ओवर में 1 बॉल तो ऐसी आ रही है जो शॉर्ट पिच होके आ रही है, एंड दैट इज़ गिवन स्पेसिफिकली फॉर यू टू हिट अ 6। अब वो बॉल भी अगर आप मिस कर लोगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हैव अ गुड आइडिया ऑफ योर सब्जेक्ट। बिकॉज़ आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड है, उससे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ अ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स? ही वाज़ नॉट एबल टू डिफाइन इट देयर, ठीक है? ही न्यू इट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हम सबको पता है, हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मल्टीपल टाइम्स प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, मेंस के लिए भी, वी नो इट कि क्या डायरेक्ट है क्या, बट वहाँ पे इमीडिएटली ही वाज़ नॉट एबल टू डिफाइन इट। एंड द प्रॉब्लम वाज़ कि जब वो डिफाइन नहीं कर पाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, तो ही सेड मतलब ही काइंड ऑफ फंबल्ड देयर अ लॉट, एंड जिसकी वजह से ही बिलीव्स कि बाकी इंटरव्यू सही होने के बावजूद his score was affected only because of this. The basic impression went very much wrong. Okay, and that's why some basic questions, if asked, so you should be easily able to provide a clear cut idea of it. मतलब ये प्लेटर पे दिया हुआ है, and that's why you should have a good revision of your syllabus. Just एक बार glance मान लो, I'm not asking you to verbatimly सारी definitions और जिस तरीके से हम लोग मेंस की तैयारी करते हैं वो करो, but एक glance over the syllabus, you should be aware. क्वेश्चन अगर मान लो आपको पता चल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी से है, तो शुड बी एबल टू लोकेट किस एरिया से पूछा जा रहा है एंड व्हाट आर द मेजर थिंग्स। And moreover, whenever you try to answer the question, it should be in a point wise manner. Okay, क्योंकि क्या हो जाता है कि जब हम बोल रहे होते हैं और वो पैराग्राफ फॉर्म में या फिर हम कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हम पहले पॉइंट से कब अपने आप को डिटैच कर चुके हैं, वी आर मूविंग इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। Okay, so that's why your answer should be like when you hear a question, and then just process whatever information that you have and try to answer it 1 2 3 4 करके कि सर ये pointers हैं। Okay, and that's why your answer will be precise, to the point, and in very less words। आपको जितना टाइम मिला है उसमें आप आंसर कर लोगे। Okay, so first one, syllabus, the focus should be more on areas of importance, means जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक फॉर एग्जांपल थ्योरीज हैं जिनके बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ अदर देन द चेयरपर्सन, द अदर जो पैनलिस्ट होते हैं, दे आर फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड में भी, तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होंगे, एंड दैट्स व्हाई ह्यूमैनिटीज का जो थ्योरी वाला पार्ट है, दे आर मोर और लेस शेयर्ड। आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे तो द सेम सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरीज यू विल बी रीडिंग, साइकोलॉजी में भी सिमिलर काइंड ऑफ थ्योरीज आर देयर। ओके, फंक्शनिस्ट तो ऑलमोस्ट हर डिसिप्लिन में है। तो दे आस्क यू समथिंग, मालिनोस्की के बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना हुआ है, रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में सबने सुना हुआ है। सो दीज एरिया ऑफ इंपॉर्टेंस शुड बी वो मीन्स ऑन योर टिप्स, मीन्स यू शुड नॉट फील कि इसमें थोड़ा अपने आप को डाउट हो। ओके, नेक्स्ट, सर्टेन एरियाज दैट शुड बी फोकस्ड अपॉन, कि आपको अपने जो डिसिप्लिन है, you should have an idea of its beginning, history of your discipline, एंथ्रोपोलॉजी का, और खास करके ये जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, खास करके एंथ्रो, सोशियो, साइको, दे ऑल बिगैन पोस्ट रेनेसा। ठीक है, द मोमेंट व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च वाज टेकन अवे, अथॉरिटी ऑन नॉलेज वाज टेकन अवे फ्रॉम चर्च, फ्रॉम रिलीजन, देन द एरा ऑफ रीजनिंग बिगेन, एंड देन खास करके सोशियो और एंथ्रो का बर्थ होता है। ओके, wherein there was a division of labor, as if the sociologists decided that we will be studying those societies जो post industrial societies हैं, ठीक है, and anthropologists they decided that we will be studying pre industrial societies। okay, तो ऐसा division of labor होता है। anthropologists they start exploring like navigation के साथ अफ्रीका और ये सब जो countries हैं वहाँ पे जाते हैं, and they start studying them, and sociologists they study stay in their societies, एंड वहाँ पे देख रहे हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा या रेवोल्यूशन कैसे वहाँ पे सोसाइटी में चेंज आ रहा है, फैमिली में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और तो बेसिकली यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अब इसमें पूरा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप इग्नू का बिगिनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आप देख सकते हो, तो यू विल गेट बेसिक आइडिया। 2-3 पेज के नोट्स हैं, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग इट आई विल शेयर इट टू यू ग्रुप पे। तो उसमें 2-3 पेज में आप देखोगे कि लाइक हाउ इट ऑल बिगैन, कैसे व्हेन चर्च वाज द अथॉरिटी ओवर रिलीजन, एंड हाउ वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक
बिब्लिकल थॉट्स थी, कैसे इनिशियल थ्योरीज को वो शेप अप करती हैं, ओके। एंड जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनिज्म है, तो वहाँ पे आपको रिलीजियस एंगल भी देखने को मिलेगा, रिलीजियस थॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि आप टाइलर का थ्योरी देखो, पॉलीथिज्म, sorry, animism, polytheism and monotheism. And he said कि monotheism is the religion of civilization, it's the most टॉप फॉर्म ऑफ रिलीजन। अब मोनोथिज्म को रिलीजन ऑफ सिविलाइजेशन बोलने का रीजन ये था क्योंकि वहां पे क्रिश्चियनिटी थी, एंड क्रिश्चियनिटी इज ए मोनोथिस्टिक रिलीजन, एंड दैट्स व्हाई ही सेड कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और हम ही सबसे इवॉल्व सोसाइटी है और हमारे पास मोनोथिज्म है, तो इस वजह से हमारा रिलीजन सबसे टॉप का क्लास का है, और सब रिलीजन दे विल अल्टीमेटली मूव टू मोनोथिज्म, ओके। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि अगर आपसे इन सब एरियाज पे सवाल पूछे तो यू आर द वन दैट विल बी ऑन द फ्रंट फुट, क्योंकि आपके पास अब मौका है उसको ज्ञान देने का। अब एंड सिंस यू आर एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, एटलीस्ट you know more than him, so you will have a chance to say something. अब वो आपसे एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल पूछेगा, तो उस केस में तो डेफिनेटली दैट पर्सन नोज मोर, इवन इफ ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन एटलीस्ट ही इज एजेड, ओल्ड है आपसे, तो उसने दुनिया में ज्यादा देखा है, ये सब चीजों के बारे में ज्यादा सुना है आपके कंपैरिजन में, एंड डेफिनेटली तब वहां पे आप बैकफुट पे हो, यू कैन नॉट से स्पीक फ्रीली, बट यहाँ पे आपने डेफिनेटली एंथ्रोपोलॉजी उससे ज्यादा पढ़ा है, okay. And so these are the areas that you can speak out freely, you can express your opinion and you can impress that person also, okay. So beginning of the subject, it's history, then scope. So scope is like the syllabus, जो हम लोगों ने देखा है क्या क्या dimensions को हम cover कर रहे हैं anthropology में, तो anything that is related to being human, that comes under anthropology, anything under sky that is related to human being, that comes under anthropology, and that's why this subject is holistic, okay. That's the essential nature of this discipline, okay. So अब कुछ, तो इसलिए जब आप इस बात को फील करोगे तो हर आंसर में इफ देयर इज सम जनरल इशू, सटल तरीके से आपको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डालना ही होगा, ओके। दैट शुड नॉट बी लाइक कि अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास और अकॉर्डिंग टू एफ जी बेली और समथिंग लाइक दैट, बट इन ए वेरी सटल वे दैट विल प्रोवाइड अ डेप्थ टू योर आंसर। आपने पढ़ा है तो आपके ओपिनियन में वो डेप्थ दिखनी चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक कि और मतलब ओपिनियन देने का मतलब ये होता है कि आप स्कॉलर को कोट नहीं कर रहे हो, it is what you firmly believe, okay. It's based on your intense reading, it's based on your understanding of that topic, ठीक है। तो उसके बेस पे आप ओपिनियन दे रहे हो, एंड हियर इट इज वेरी मच नेसेसरी कि बहुत सटल तरीके से, सटल एज इफ लाइक नॉट वेरी मच प्रोनाउंस कि देखो मैं इस स्कॉलर को कोट कर रहा हूँ, दैट्स नॉट ए मीन्स। हाँ हाँ, सोशल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टॉक अबाउट से कास्ट के ऊपर वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कास्ट से रिलेटेड, से यूपी इलेक्शन है हुए हैं अभी, ओके। सो देयर मस्ट बी पीपल हु माइट बी बिलोंगिंग टू यूपी, तो वहाँ पे अब वो कास्ट फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, सो या फिर अनटचेबिलिटी या कास्ट हायरार्की को लेके कोई सवाल पूछते हैं। सो सपोज इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स, सो दिस इज द एरिया दैट यू हैव बीन रीडिंग अ लॉट, and here you are not supposed to talk about like a general studies like topic कि इतने परसेंट यादव्स हैं, इतने परसेंट ठाकुर हैं, एंड यहाँ पे इस वजह से कास्ट फैक्टर्स हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट लाइक टॉपिक्स लाइक आइडेंटिटीज, कि कास्ट कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और कैसे आइडेंटिटीज को शेप अप कर रहा है, और ये आइडेंटिटीज कितनी ज्यादा रिजिड होती जा रही हैं, ओके, ड्यू टू रिगरस सोशलाइजेशन, और कई सारे बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं। यहाँ पे दीपांकर गुप्ता का आइडिया है, बट यू डोंट हैव टू कोट दीपांकर गुप्ता, दैट इज डिस्क्रीट आइडेंटिटीज एंड मॉडल्ड हायरार्कीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वहाँ पे एक कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट है, कास्ट ग्रुप्स में कंपटीशन चल रहा है, एंड दिस कंपटीशन इज टू ऑक्यूपाई ए ग्रेटर पोजीशन। अब या फिर दलित असर्शन की बात आप कर सकते हो कि दलित आइडेंटिटी इज नो मोर अ स्टिग्मा, रादर देन दे आर asserting their identities। दलित कैपिटलिज्म स्टार्ट हो चुका है, ओके। सो यू मस्ट हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पे पहले क्या होता था कि दलित बोलना, आज के टाइम पे भी किसी को दलित बोलना इज ए क्राइम अंडर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। वो अगर आपके ऊपर केस कर देगा तो नॉन बेलेबल वारंट लगता है, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। बट अभी क्या हो रहा है कि दलित दे देमसेल्फ आर प्रोजेक्टिंग देयर आइडेंटिटीज, गांव के बाहर वो बोर्ड लगाते हैं द ग्रेट चमार, ओके। सो दिस इज ए काइंड ऑफ दलित असर्शन rather than feeling stigmatized due to their identities। या फिर आप गाड़ियों के पीछे देखते हो गुर्जर इनसाइड, जाट इनसाइड लिखा रहता है, ओके। सो हियर इट्स जस्ट asserting their identities rather than अब इसको सटल तरीके से काम करना, अभी तो वो सोशल आइडेंटिटी का पार्ट हो चुका है, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट वहां पे, ओके। सो एक सटल rather than just talking about कि जाट्स आर जस्ट 25% एंड
इतने परसेंट एंड ऑल दैट, यू डोंट हैव टू टॉक मैथ्स, यू हैव टू टॉक अबाउट सम सोशल एस्पेक्ट्स, या फिर जेंडर के ऊपर बात हो, ओके, कि जेंडर कैसे सोशल कंस्ट्रक्शन है, रादर दैन सेक्स रेशियो वगैरह के ऊपर बात हो रही है। जैसे NFHSS 5 की रिपोर्ट अभी आई है जहाँ पे बोला गया है कि इंडिया की सेक्स रेशियो इज इम्प्रूविंग अलॉट, ओके, बट और जेंडर आइडेंटिटीज के ऊपर ये सब, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज सम एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू रादर, बट इन ए वेरी सटल मैनर, ठीक है, रादर देन प्रोनाउंसिंग इट, आप उसको बहुत मतलब इससे आपको उसको ये लगना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ओके, सो दिस शुड बी योर। देन अप्लाइड एस्पेक्ट, जस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स देख लिए। अब आप देखो कि अप्लाइड लेवल पे कई सारे कई जगह पे हम लोगों ने जैसे कि टेस्ट सीरीज के अगर आपने डिस्कशन देखोगे तो वी हैव डिस्कस ए लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज को यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल एपिडेमियोलॉजी में देख सकते हो, अभी कोविड के टाइम पे कई सारे जगह पे अप्लाइड एस्पेक्ट में आप कैसे उसको रिलेट करोगे, ए लॉट ऑफ चेंजेस हैव कम अप इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज इंक्रीज, ओके, लाइक यूज ऑफ नमस्ते हैज हैपेंड rather than shaking hand। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कितना चेंज आ गया, शेकिंग हैंड इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब वो बंद हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया, और मतलब हम लोग नो टच कल्चर की तरफ मूव करते जा रहे हैं ड्यू टू दिस कोविड, ठीक है। अब ये अप्लाइड एस्पेक्ट है, ये यू नो ऑल ऑफ दिस, यू हैव ऑब्जर्व दिस, बट यू हैव टू कनेक्ट इट, ठीक है। कैसे बेसिकली अप्लाइड एस्पेक्ट में आप एवोल्यूशन से लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर हैज बीन ए क्वेश्चन आस्क्ड अपॉन कि क्या हम लोग अभी इवॉल्व कर रहे हैं, आर वी इवॉल्विंग और एवोल्यूशन हैज स्टॉप्ड, व्हाट्स योर आंसर ऑन दिस? We are evolving, we have been evolving, so what's the evidence of it? COVID. Now we have antibodies that can fight COVID, okay, तो हमारी बॉडी में अब फाइट करने के एंटीबॉडीज आ चुके हैं अगेंस्ट ए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट पहले हम रेजिस्टेंट नहीं थे, बट नाउ वी आर। एंड यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम कर रहा है, जो लोग वीकर थे दे हैव बीन एलिमिनेटेड, दे डाइड ड्यू टू कोविड, okay, so this natural selection survival of the fittest has worked in this covid wave, right? So this is something that you have to relate, maybe अगर आप यहाँ पे बात, और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, फॉर एग्जांपल विजडम टूथ, ओके, सो लाइक योर फादर मस्ट हैव एक्सपीरियंस ग्रोथ ऑफ विजडम टूथ, लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जिनका विजडम टूथ आया ही नहीं, ओके, एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज डिक्लाइनिंग, राइट, एंड देन और छोटे लेवल पे आप देखोगे कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सॉरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन माइक्रोब्स, ठीक है, जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है, वहाँ पे वो ड्रग रेजिस्टेंट, वो एक दो जनरेशन में ही वो बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। सो ये तो एवोल्यूशन ही है, एवोल्यूशन के कई सारे एविडेंसेस हैं। ऑल्दो लार्ज स्केल एवोल्यूशन के एविडेंसेस हमें हमारे पास अभी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा बहुत टाइम कम है अभी, इतने 11 हजार साल में वी कैन नॉट एक्सपीरियंस लार्ज स्केल चांसेस ऑफ एवोल्यूशन, बट आप कई सारे ट्रेड्स ऑफ एवोल्यूशन, ग्रेजुअल ट्रेड्स ऑफ एवोल्यूशन आप देख सकते हो। जैसे हमारे ब्रेन ग्रोथ एक्सेलरेट हो चुकी है, एक्सेलरेट क्यों हो चुकी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। अभी 2 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है, अब उस केस में लाइक द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर गेटिंग एक्सपोज टू एट ए वेरी अर्ली एज, वो हमारे ब्रेन मेच्योरिटी को एनहांस कर रहा है। कई सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो ऑन द एक्सपोजर वो सब बहुत जल्दी सिक्रीट होने लग जा रहे हैं, ओके, ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ रहा है, प्लस सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन भी इज इंक्रीजिंग एट एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग प्यूबर्टी एट ए लोअर एज, okay, maybe at the age of 10 and 11, because constant exposure to such kind of content जो adult content है at a younger age, because mobile और internet होने की वजह से, ठीक है। So this is the applied aspect that you have to talk about, always think कि मतलब कोई भी सवाल है, और ये ऐसा नहीं है कि वहां पे जाते अचानक से हो जाएगा कि आप एंथ्रोपोलॉजिकली हर सवाल को आंसर कर पाओगे, बट when you are supposed to answer or present a in a subtle way anthropological perspective, so try to think हमेशा कि आंसर कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है, if it is having any kind of social relevance or not, try to include one angle, ठीक है, तो वहां से आपके आंसर को बहुत डेप्थ मिलेगी, ठीक है, और you might be providing some new innovative perspective which he might or he or she might not be thinking in that direction, ठीक है, और इससे समझ में आएगा कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ कितना ज्यादा रिलेट करते हो, ओके। So this is the thing that you should talk about. Then the next question that everybody or in general is being asked, that your personal inclination क्या है, ठीक है, why you chose this subject. Now this is the question that most of the students they ask me कि why, what should I say? How can I tell you that कि आपने ये anthropology क्यों choose किया है? You must have some reason. Okay, and honesty is the best policy. Remember this. अगर आप झूठ बोलोगे
तो ऐसा है कि वो लोग इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं कि आपको नहीं पता चलेगा, आपने शुरुआत में कुछ बोल दिया एंड वो बात करते-करते आप अपने आप को सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होगे एंड में। एंड अब वो आपको अनकॉन्शियसली पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपने शुरुआत में ऐसा कुछ बोला है और बाद में कुछ अपने ही आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो इट्स बेटर टू स्टे ऑनेस्ट। ओके, इससे क्या रहता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है ओपिनियन में। ऐसा ना हो कि आप शुरुआत में कुछ झूठ बोल के कि मेरे को एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, बचपन से ही देख रहा था एंड आगे जाके आपसे किसी डेप्थ इन डेप्थ थोड़ा सा सवाल पूछ लिया कि सर एंथ्रोपोलॉजी तो बड़ा नया सब्जेक्ट है, ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, ये सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो आपने अपने आप को वहाँ पे सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट करिए, वो आपको बोलेगा भी नहीं, वो स्माइल मारेगा आपको, बहुत बढ़िया, आपको लगेगा अरे बहुत सही जवाब दिया है एंड देन आपके नंबर आएँगे तो पता चलेगा कि नंबर आ गए 80s, 90s और 100s में, इस तरीके से स्कोर आ गया। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी एंड टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी यू शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट, फेक आउट नहीं करना है वहाँ पे। ओके, सो व्हाई यू चोज़ दिस सब्जेक्ट, समबडी माइट हैव द रीज़न कि मेरे किसी सीनियर ने मुझे गाइड किया, ओके, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज द मॉडल आंसर, बट आई बिलीव कि मैंने बहुत ऑनेस्ट आंसर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि मेरी जो ग्रेजुएशन है, जो उसका जो भी स्ट्रीम है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शनल। सो बाकी सारे सब्जेक्ट्स मेरे लिए नहीं थे, सो देन आई हैव टू मेक अ फेयर जजमेंट। तो वहाँ पे आई आस्क्ड सम ऑफ माय सीनियर्स जिन जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं एंड सम ऑफ देम हु हैव क्वालिफाइड, so they suggested me कि you can look into few subjects, 2-3 subjects के बारे में बोला, and when I read the syllabus of that subject I chose anthropology, and one reason for this was कि इसका guidance और material was easily available, so I frankly quoted it. Okay, अब आपके क्या reason है, बस उसको थोड़ा सा sugar coat करके आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इवन इफ यू चोज द सब्जेक्ट कि उसका सिलेबस कम है और उसमें एक ही बुक पढ़नी पड़ती है विवेक भस में, तो भी यू कैन शुगर कोट इट एंड स्टिल मतलब उसको थोड़े प्रेजेंटेबल तरीके से आंसर कर सकते हो। यही चीज़ लेकिन थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में आप उनको बोल दो कि मेरे पास जो ऑप्शंस थे उसमें से एक सब्जेक्ट ये था जिसकी गाइडेंस और मटेरियल इजीली अवेलेबल था एंड देयर वर सम पीपल हु वर गाइडिंग मी। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ओके, रादर देन मेकिंग सम बिग लॉन्ग आंसर जिसको आपको कैरी करना बहुत बर्डनसम हो जाएगा आपके लिए। तो बट डू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, दिस क्वेश्चन, एंड इसके एक प्रॉपर आपके पास आंसर होना चाहिए, रादर देन वहां पे सोचना कि एक्चुअली यार यार मेरे को खुद नहीं पता व्हाई आई चोज एंथ्रोपोलॉजी। तो फिर वहां पे जाके आप कुछ भी ऐसे अनबंड आंसर बोलोगे एंड जिसकी वजह से नंबर भी आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर सच, और इनके एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करके रखो कि ये पॉइंटर्स में होने चाहिए एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी डू नॉट राइट दीज आंसर्स बिफोर हैंड, तो वहां पे क्या होता है कि पॉइंट्स ना बहुत रैंडम ऑर्डर में आते हैं। ओके, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे पहले आना चाहिए, बट दैट वोंट कम, ऑर्डर बहुत गड़बड़ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक परसों मैं मॉक ले रहा था, तो दैट गाय वाज फ्रॉम कानपुर, सो आई आस्क्ड हिम कि कानपुर में पोल्यूशन का रीजन क्या है। So he says the first thing that he said was कि congestion of roads, and third में उसने बोला कि tanneries हैं वहाँ, but the order should be the tanneries first. Okay, the thing is कि this should be like जो भी आपके points हैं ना, आप उसको process करो and make sure करो कि जो सबसे ज़्यादा important है, priority में सबसे ऊपर है, that should come first. Okay, and इसीलिए important है कि आप जो भी expected questions हैं, अगर if you know it beforehand, write the answers, write it in points, and order of the points should be known to you. Okay, I'm not asking you to एकदम word to word रटने के लिए, but order of points आपको help करेंगे वहाँ पे, मतलब आप logically जो सबसे ज़्यादा important है वो आप पहले बोलोगे। Okay, then next is subject awareness, anthropology around me. Okay, this is something very similar to applied anthropology वाला part, कि आप आसपास के कई सारे मुद्दों में कैसे एंथ्रोपोलॉजी को, अब आपसे हो सकता है कि दे माइट आस्क यू कि एंथ्रोपोलॉजिकल ओपिनियन दो इस पे, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे दो, इस पर्टिकुलर, सो दैट शुड बी मींस यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू स्पीक समथिंग ऑन इट। ठीक है, यू शुड एटलीस्ट बी एबल टू रिलेट टू इट। सबसे इजी तरीका होता है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मान लो कि उन्होंने कोई कुछ भी पूछ लिया, तो आप थ्योरी से रिलेट करना शुरू करो उसको, कि आप स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन की बात कर दो या डिफ्यूजन की बात कर दो, कहाँ से हमने कॉपी किया है उस फिनोमेना को, ठीक है, या कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या किसी तरीके से सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, स्ट्रक्चर फंक्शनिज्म, ओके, या फिर उसका कोई सिंबॉलिक रेलिवेंस हो, या हाउ इट इज शेपिंग आवर पर्सनालिटी, या पर्सनालिटी में कुछ इनग्रेन कर रहा है, ओके,
या किसी तरीके से वो हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड हो, थिंकिंग पैटर्न में भी बाइनरी ऑपोजिट थिंकिंग पैटर्न हो, वो स्ट्रक्चरलिस्ट हो गया, या फिर कोई रैंडम थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड हो, ओके, कॉग्निटिव, या फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट रिलेटिव की मतलब कोई एक सिंगल थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं, मीन्स थिंक अलोंग थियोरिटिकल लाइंस एंड यू विल फाइंड डेफिनेटली फाइंड समथिंग, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, अगर मान लो कि आपसे वो पूछ रहे हैं कि मतलब सामने वाला बंदा आ गया जो शायद सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड से हो, तो दे कैन ग्रिल यू, ओके, दे कैन आस्क यू कि चलो यार इसका एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताओ, एंथ्रोपोलॉजिकल एंगल से इस प्रॉब्लम को देखो, मे बी इसे हिजाब वाला इशू जो चल रहा है, ठीक है, मे बी सबरीमाला का इशू है, ओके, दीज आर कल्चरल इश्यूज दैट आर वेरी मच रेलिवेंट दीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यू शुड बी एबल टू टॉक। अब हिजाब का इशू है तो यू शुड बी, अब आपका क्या ओपिनियन होना चाहिए, देयर कैन बी सम पॉलिटिकल एंगल, लाइक आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दैट यू कैन, बट एक सटल तरीके से आपको अपना एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी देना ही होगा। पेट्रियार्की किस तरीके से? या तो फिर मतलब उसको बोलते हैं कि आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अब तो सर एक दूसरा पर्सपेक्टिव आ रहा है कि इट्स माय चॉइस टू वेयर हिजाब। हम्म तो सर अब दो पर्सपेक्टिव में अगर मतलब सर अभी तक तो पेट्रियार्की समझ में आ रहा था, लेकिन जब ये हिजाब इशू आया तो पता चला कि इट्स आल्सो चॉइस ऑफ वुमेन टू वेयर हिजाब। तो इसमें पेट्रियार्की बोल सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आपको ये चीज बोलनी चाहिए कि जो सोशल चेंज है ना, वो कभी कोअर्जन से नहीं आ सकता, ओके, यू शुड बी टॉकिंग लाइक दिस रादर देन टेकिंग साइड्स, you should be talking about ki this is something we are promoting a kind of social change and it can never come with coercion, social change always has to come with consensus, okay, तो सोसाइटी को आप इस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए हम लोग को कि जहाँ पे हमें कोअर्जन की बजाय कंसेंसस से ही ये सोशल चेंज मिल जाए। कई सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज में आपको इसी तरीके से साइडलाइन कर देना होता है, मीन्स रादर देन टेकिंग एंटरिंग इनटू इट एंड टेकिंग साइड्स, टॉक लाइक दिस, ठीक है। या फिर कंट्रोवर्शियल इशू है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ले लो कि ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, रिलेटिविस्ट, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलेटिविस्ट है, पूरे कल्चर रिलेटिविज्म से लिखा गया, क्योंकि आर्टिकल 29 एंड 30 दे आर द सिंबल्स ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स की जो बात करते हैं 29 एंड 30 आई गेस वही है, ठीक है। तो कल्चर रिलेटिविज्म से आप उसको रिलेट कर सकते हो कि वो तो प्रॉपर्ली कल्चर रिलेटिविज्म को प्रमोट कर रहे हैं कि लिंग्विस्टिक राइट्स और माइनॉरिटी के रिलीजियस राइट्स को रिस्पेक्ट करना है हमें, ठीक है। फिर बाकी आप फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल अगेन दे आर एग्जांपल ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म, जहाँ पे आप ट्राइबल राइट्स को मेक श्योर कर रहे हो कि वो बेसिकली प्रोटेक्टेड रहें, ओके, और उनके जो कल्चरल एस्टैब्लिशमेंट है वो भी पिज़्ज़ा के थ्रू बेसिकली जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है दैट शुड बी ऑल्सो प्रिजर्व, तो कल्चर रिलेटिविज्म को ही आप प्रमोट कर रहे हो। एंड यहाँ पे आपको इसी तरीके से बोलना है कि सोशल चेंज कभी भी कोअर्जन से नहीं आएगा, एंड अगर कोअर्जन से या लेजिस्लेटिव सिस्टम से आ सकता तो हम अनटचेबिलिटी को कब का अबॉलिश कर चुके थे, ठीक है, डाउरी को हम कब का बैन कर चुके थे, डोमेस्टिक वायलेंस कब का खत्म हो जाना चाहिए था, बट इट डिडंट हैपन, राइट। कई सारे ऐसे एट्रोसिटीज हैं जो आज भी चल रहे हैं, ठीक है, डिस्पाइट लॉ बीइंग मेड लॉन्ग बैक। तो इसका मतलब क्या है कि दिस हैज टू कम विद कंसेंसस, पीपल शुड बी लाइक उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, उनको एजुकेट इस तरीके से करना है दैट दे देमसेल्फ, अगर हमको ये मूव करना है, इफ इट इज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस दे शुड रियलाइज दैट इट्स द एक्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड दे शुड अबैंडन इट, दे शुड अबैंडन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। कोवर्जन से तो कभी नहीं हो सकता, दे इट विल ऑलवेज लीड टू रिवोल्ट, बिकॉज जो माइनॉरिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दे विल ऑलवेज फील इट एज ए थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी, कि अगर एक कोर्जन होगा, क्योंकि आप जैसे कि आपने ट्रिपल तलाक का केस देखा, तो ट्रिपल तलाक वाज डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ प्रोग्रेस, ऑल्दो दे वोंट आस्क दिस, बट सपोज करो कि वो आपको ग्रिल करने के लिए पूछ ही ले, तो इट वाज ऑल इट्स डेफिनेटली अबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक इज एन एक्ट ऑफ प्रोग्रेस इन ए सोसाइटी लाइक आस 21st सेंचुरी में, ये सब तो डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन आप ये बोलोगे कि ये कंसेंसस से आना चाहिए कि किसी कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि हम पे एक मेजॉरिटेरियन इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, मेजॉरिटेरियन इफेक्ट काम करेगा तो उसको लगेगा कि हमारी आइडेंटिटी पे थ्रेट है। हो सकता है कि अगर कंसेंसस से होता तो दे माइट हैव टेकन दिस स्टेप एज ए साइन ऑफ प्रोग्रेस, एज ए सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, कि हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसे कि सऊदी, इवन बीइंग ए कंट्री जो शरिया को फॉलो करता है, वहां पे ट्रिपल तलाक कब का अबॉलिश हो चुका है, यूएई में कब का अबॉलिश हो चुका है,
वहां पे कोई भी रिवोल्ट नहीं आया इस बात को लेके। क्यों? क्योंकि वहां पे कंसेंसस से एक्सेप्ट किया गया था। ओके, वहां पे किसी को ये नहीं लगा कि हमारी आइडेंटिटी पे थ्रेट आएगा, जिसकी वजह से ये, तो यू शुड टॉक लाइक दिस ओनली। ठीक है, हाँ। ऑल्दो आई शुड नॉट से इट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा ना राइट विंग इंक्लिनेशन तो होना पड़ेगा, आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब ऑन रिकॉर्ड कहना तो नहीं चाहिए, बट आप जब मनोज सोनी के सामने जब मैं आई एंटर्ड, तो एक लंबा सा टीका, एक प्रॉपर चुड़की, ठीक है, प्रॉपर आपको राइट विंग का पूरा अपीयरेंस दिख जाएगा वहां। एंड सवाल पूछना आर्यन इन्वेजन पे, एकदम क्लीशे टॉपिक है आर्यन इन्वेजन राइट विंग का, ठीक है, जहाँ पे वो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आर्यन इंडिजिनस पॉपुलेशन थे, और ये जो पूरी सभ्यता है ऋग्वेद वगैरह, वो इंडियंस, हम यहीं के रहने वाले थे। क्योंकि अगर वो आर्यन इन्वेजन को, अगर वो आर्यन इन्वेजन या आर्यन माइग्रेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो देन द ऑल्टरनेटिव राइजेस दैट द्रविडियंस वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑल द नॉर्दर्न इंडियंस दे आर द माइग्रेंट्स। तो वहां पे जो उनका जो आइडिया है ऑफ जो मुस्लिम्स बीइंग द आउटसाइडर्स, ओके, वो फेल कर जाता है, क्योंकि व्हेन दे विल से कि इनको पाकिस्तान का वीजा दे दो या टिकट करा दो, तो देन द द्रविडियंस विल से कि तुम भी निकलो यहाँ से। इट द ओनली डिफरेंस इज द टाइम गैप, वो 600-700 साल पहले आए और आप 2000 साल पहले आए, बट ऐसा डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन दे विल आस्क, जैसे कि मेरे से आर्यन इन्वेजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो मतलब मेरे को आर्यन इन्वेजन नहीं पता था, थैंक गॉड नहीं पता था, ओके, क्योंकि इफ आई वुड हैव न्यू अबाउट दिस, सो ये बस आपसे अब आर्यन इन्वेजन, जैसे हम लोगों ने मेंस में भी डिस्कस किया है, आर्यन इन्वेजन अगर आपको पता है, आर्यन इन्वेजन आपसे पूछा जाता है, तो जस्ट से दैट कि आर्यन इन्वेजन इज अ फॉल्स थ्योरी। तो अभी सही थ्योरी क्या कहते हैं वो हमें नहीं पता, ओके, क्योंकि अब ऑल्टरनेटिव आता है आर्यन माइग्रेशन हुआ, मतलब डेफिनेटली आर्यन आउटसाइडर्स से, या फिर आउट ऑफ इंडिया। अब जो कि सिनौली जो डिस्कवर हुआ है साइट, ठीक है, दिस बागपत के पास में, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनका, मनोज वाजपेयी का, एक डिस्कवरी पे उन्होंने शूट किया डॉक्यूमेंट्री, सिनौली पे, सिनौली ही नाम है ना उस, हाँ हाँ हाँ, बागपत में। तो वहां पे कई सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिससे काइंड ऑफ ये चीज प्रूव होती है कि आर्यन इंडिजिनस पॉपुलेशन थे, ठीक है, वहां पे, क्योंकि ये प्रूव करना कि हॉर्स इंडिया में नहीं थे। अब वहां पे आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं कि एक चैरियट है जिसका शेप ऐसा है कि उसके जो कैरियर होगा वो हॉर्स ही होगा। देन वी हैव गॉट एविडेंसेस ऑफ होल्डर ऑफ ए स्वॉर्ड वहां पे, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वॉरियर कम्युनिटी भी रहती थी। एंड देन और भी कई सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे ये चीज प्रूव होगी शायद कि आर्यन इंडिजिनस पॉपुलेशन से। तो नाउ दिस आइडिया दैट आउट ऑफ इंडिया थ्योरी इज ऑल्सो राइजिंग अलॉट। अब आप इसको डिबेट करने पे आओगे तो हो सकता है सामने वाले का इंक्लिनेशन कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन एक चीज 100% प्रूवन है कि इन्वेजन कभी नहीं हुआ, इट नेवर हैपेंड, इन्वेजन इज अ फॉल्स होक्स थ्योरी। एंड ये आप एकदम क्लियर कट 100% बिना डाउट के बोल सकते हो कि इन्वेजन नहीं हुआ। नाउ टू ऑल्टरनेटिव्स आर माइग्रेशन एंड आउट ऑफ इंडिया। अब उसके ऊपर डिबेट चल रही है जिसके ऊपर मुझे ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, और जो कि सही भी है, आप लोगों को ज्यादा क्लैरिटी है नहीं, और इसमें घुसना भी नहीं है, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड, ओके। देन कंटेम्प्ररी रिसर्च, ओके, लाइक एक अभी नए टाइम पे चल रहा है व्हाट इज कॉल्ड एज साइबॉर्ग एंथ्रोपोलॉजी। सो मैन इज सीन एज ए साइबॉर्ग, साइबॉर्ग एज इफ कि हमारा इंटरैक्शन विथ ह्यूमंस, सॉरी, हमारा ह्यूमंस इंटरैक्शन विथ टेक्नोलॉजी कैसे हो रहा है, और कैसे टेक्नोलॉजी हमें और हम टेक्नोलॉजी को शेप अप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस सूट्स बन रहे हैं हमारी बॉडी के हिसाब से, ओके, एंड कई सारे ऐसे डिवाइसेस बन रहे हैं जो हमारी बॉडी के हिसाब से, और अब हम लोग उनसे डिटैचेबल नहीं हैं, ओके, लाइक दिस मोबाइल फोन, रिस्ट वॉच, जो स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं। सो दे आर ट्रैकिंग डे टू डे एक्टिविटीज, हमारी हार्ट बीट से लेके हमारे स्टेप्स और हमारे ब्राउजिंग एंड ऑल दैट। सो एक हमारी एक अलग डिजिटल आइडेंटिटी भी क्रिएट होती जा रही है, एक अलग आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट इज अ साइबॉर्ग। सो वी आर लाइक, आई एम करणदीप सिंह, अभी जो मैं फिजिकल यहाँ पे खड़ा हूँ, एंड देन देर इज अ डिजिटल आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ, ए डिजिटल प्रोफाइल ऑफ माई सेल्फ, मे बी ऑन फेसबुक एक मेरी आइडेंटिटी है, समथिंग आई माइट बी ए ब्लॉगर ऑल्सो विथ सम नेम, मे बी अनोनिमस हूँ, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट इज द कंटेम्प्रेरी रिसर्च। अभी जैसे कि अब जो फील्ड वर्क है, अब एक नए टाइप का फील्ड वर्क आ गया जहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप्स में कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे आर वर्किंग देयर। अब वहाँ पे टाइप ऑफ चैट्स देख रहे हैं, टाइप ऑफ सोशल रिलेशनशिप बन रहा है। अब जैसे कि देखो एक बहुत अच्छी स्टडी है विच आई रेड वेरी रिसेंटली कि कैसे एयर कंडीशन आने की वजह से टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन की वजह से कल्चर में कैसे चेंज आ गया। पहले क्या होता था, घर के बाहर पोर्च होते थे, ठीक है, जहाँ पे लोग गर्मियों की शाम में बैठते थे और वहाँ पे आसपास पड़ोसियों से बात भी करते थे। ओके, पोर्च वाज समथिंग दैट वाज वेरी कॉमन, ठीक है। और शाम को चाय भी वहीं पे पीना, थोड़ी हवा हवा चल रही होती थी एंड ऑल दैट, या फिर छत पे जाना, टेरेस पे रात में सोने हम लोग वहीं जाते थे, बिजली कम होती थी। नाउ एयर कंडीशन जब से आया तब से पोर्च का कल्चर खत्म हो गया एंड पीपल स्टार्टेड टू रिमेन इन द हाउस। एयर कंडीशन रूम है, अब उसको बंद रखना है एंड जिसकी वजह से इनके नेबर के साथ इंटरेक्शन इज नॉट मच ऑन फिजिकल बेसिस बट मोर ऑन इंटरनेट, व्हाट्सएप। अब हर कॉलोनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे सुबह सब कोई गुड मॉर्निंग कर रहा है और यहाँ पे सब कोई जोक्स और सब कुछ, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी मोर फनी कि चल तूने एक जोक भेजा, मैं इससे बढ़िया वाला भेज के देखता हूँ। ओके, एंड दे आर ट्राइंग टू लाइक फ्लड द कंटेंट एंड जिसकी वजह से पर्सनल इंटरेक्शन किसकी लाइफ में क्या चल रहा है दैट दैट नोबडी नोज, नोबडी शेयर्स द प्रॉब्लम। और बट एक तरीके से इंटरनेट पे एक अलग डिजिटल सेल्फ बना रहे हैं कि अरे वो बढ़िया बढ़िया जोक्स भेजता है यार, ऑल्दो वो लाइफ में बहुत ही बोरिंग और घटिया जोक्स मारता हो या फिर बहुत ही डिप्रेसिंग टाइप का इंसान हो, बट एक डिजिटल सेल्फ में ही इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट हिज आइडेंटिटी एज समवॉट अ फनी कॉमेडियन कैरेक्टर। ओके, सो दैट इज द साइबॉर्ग रिसर्च। तो एक ह्यूमन आइडेंटिटी तो है, साथ साथ एक डिजिटल आइडेंटिटी भी क्रिएट हो रही है। ओके, देन कम्स द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स भी हैं। द फर्स्ट ब्लेम इज लाइक इट्स ए कॉलोनियल डिसिप्लिन। और ये कॉलोनियलिज्म को स्प्रेड करने में कई सारे लोगों ने बोला कि कॉलोनियलिज्म को स्प्रेड किया, इसने कॉलोनियलिज्म में को हेल्प किया एक्चुअली। एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये एकदम सही बात है कि यस, कॉलोनियलिज्म को एंथ्रोपोलॉजी ने स्प्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। ओके, इट्स द कैटेगराइजेशन ऑफ पीपल, ओके, रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल, जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को उन्होंने कम इवॉल्व, कम डेवलप बताया गया। एंड इन ए वे दे जस्टिफाइड दैट यस वी आर मोर इवॉल्व, वी आर द पीपल हु हैव द एबिलिटी टू गवर्न यू, बिकॉज आप लोगों के पास तो अभी वो टैलेंट ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप लोग एक सिविलाइजेशन, एंड नाउ वी आर द वन हु आर डेस्टिन्ड बाय द नेचर टू क्रिएट और टू ब्रिंग यू टू द फेज ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, व्हाइट मैन्स बर्डन का आइडिया। ओके, तो व्हाइट मैन्स बर्डन का आइडिया यही है कि एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर कॉलोनियल हैंगओवर, हम लोगों ने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था मेंस में, टेस्ट सीरीज में, इफ यू रिमेंबर। सो देयर आर सेवरल एविडेंसेस वेयर इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे हैव बीन काइंड ऑफ यूजिंग देयर नॉलेज टू सपोर्ट कॉलोनियल आइडियोलॉजीज। ठीक है, और जहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप को कम इवॉल्व या कम ओवरऑल इंटेलेक्चुअल स्केल पे कम दिखाना, यूजेनिक्स को प्रमोट करना एंड ऑल दैट स्टफ, रेसिज्म को प्रमोट करना, जिससे वो कॉलोनियल आइडियोलॉजीज को सेटिस्फाई कर सके। अब रेसिज्म को प्रमोट करने से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं वो चीप मिल, इंडस्ट्रीज के लिए जो चीप लेबर्स मिल रहे थे, ओके, जिसे ये जस्टिफाई किया जा रहा था कि हाँ देख ठीक है ये लोग इसी काम के लिए काबिल हैं। ठीक है, और कई सारे ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कई सारी डिजीज बताई गई कि स्लेव्स की ये डिजीज होती है। एक डिजीज आई डोंट रिमेंबर द नेम, उन्होंने बोला कि अगर वो डिजीज है कि जब स्लेव अपना काम करने से मना करते हैं तो दैट्स ए डिजीज, एंड उसका इलाज क्या है, उसकी विप्लैशिंग करना। ठीक है, उसको कोड़े से मारो, उसकी बीमारी सही हो जाएगी। ओके, तो सच काइंड ऑफ आइडियाज वेर प्रेजेंटेड एंड डेफिनेटली बाद में ये रेसिज्म को डिस्ट्रॉय भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किया। लेकिन यस, दिस डिसिप्लिन हैज अ ब्लेम कि ये कॉलोनियल आइडियाज को इसने प्रमोट किया है। इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है कि इट वाज द एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओनली हु एक्चुअली सपोर्टेड दिस आर्यन इन्वेजन। हमारी कई सारी जो इनिशियल इंडोलॉजिकल स्टडीज हैं दे बेसिकली आर बेस्ड ऑन आर्यन इन्वेजन। आपने पढ़ा भी होगा पेपर 2 में, कास्ट के ओरिजिन, सब लोग बोलते हैं आर्यन इन्वेजन, आर्यन इन्वेजन, और ये सब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इन जनरल। ठीक है, हमारी फील्ड वर्क और जितने भी स्टडीज की, एस.सी. रॉय आल्सो सेज, घुरियो आल्सो सेज आर्यन इन्वेजन थ्योरी। अब आर्यन इन्वेजन हैड सम पर्पस। ब्रिटिशर्स ने आर्यन इन्वेजन क्यों दिया? क्योंकि दे वांटेड टू से कि एक बार आर्यन आए थे तो यहाँ पे उन्होंने सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश की। अब देखो हम भी तो आर्यन ही हैं, हम भी आए हैं, हम यहाँ पे सिविलाइजेशन लेके आएंगे। ओके, दे वांटेड टू जस्टिफाई देयर कॉलोनियल रूल।
एंड इट वाज सपोर्टेड बाय सेवरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि हाँ रेयर इन्वेजन हुआ है। ओके, मोर्टाइमर व्हीलर का आइडिया था जब उसने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया, इंदिरा स्टैंड्स कन्विक्टेड। तो जब उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा में एक्सकवेशन किया तो ही फाउंड सेवरल स्केलेटन्स एंड स्केलेटन्स पे कट मार्क्स थे। एंड जब कट मार्क्स थे तो अभी तक हमारे पास लिटरेरी एविडेंस था, एक पुरंदर है जो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स है, उसने आया और उसने फोर्ट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं थे, हमारे पास लिटरेरी एविडेंस थे, हमारे पास लिंग्विस्टिक एविडेंसेस थे, सिमिलैरिटी बिटवीन संस्कृत एंड इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। लेकिन प्रूव करने के लिए ग्राउंड पे कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं था। अब वहाँ पे उसने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया, वहाँ पे उसने देखा कि कट मार्क्स मिले हैं स्केलेटन्स के, एंड ही सेज कि देखो अब प्रूफ मिल गया। एक हमारे पास लिटरेरी एविडेंस था और दिस इज द प्रूफ कि पुरंदर नाम का कोई आदमी जो आया, इंदिरा, ही attacked Harappan civilization and he gave a very famous statement on his BBC interview, Indra stands convicted, कि अब तो प्रूफ मिल गया कि हाँ कोई अटैक हुआ है, कोई इन्वेजन हुआ है। बाद में पता चला कि वो 4-5 तो स्केलेटन थे और उसमें भी जो उनकी जो कट मार्क्स थे वो हील्ड थे। दैट मीन्स उनकी डेथ किसी कट मार्क्स से नहीं हुई है, रादर दैन कुछ उनको चोट वोट लग गई थी, बाद में उनको हील किया गया, तो इट वाज नॉट एन इन्वेजन। और प्लस इतनी बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन है और वो पैस्टरिस्ट लोग, वो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को कैसे डिस्ट्रॉय कर लेंगे? ओके, एंड स्केलेटन्स अगर ऐसे मिलने चाहिए तो बहुत सारे मिलने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, सो इट हैड डेफिनेटली सम कॉलोनियल हैंगओवर जस्ट टू प्रूव, जस्ट टू एस्टैब्लिश देयर रूल, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसमें हेल्प भी किया। ठीक है, देन वेरियस अदर एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, लाइक जो हम लोग देखते हैं कि एथनोसेंट्रिक व्यू पॉइंट है। ओके, या एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे हैव बीन हेल्पिंग मिलिट्री, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नेशनल कैरेक्टर स्टडीज, ओके, वेयर इन रूथ बेनेडिक्ट हेल्प अमेरिकन आर्मी, नेशनल कैरेक्टर ऑफ जापान को स्टडी किया। फिर मार्गरेट मीड, शी स्टडीड नेशनल कैरेक्टर ऑफ अमेरिका, जहां पे उसने बोला कि एग्रेशन एक्ट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है एग्रेशन में। ओके, दैट शुड बी, मतलब जरूरत पड़ने पे अगर आपको एग्रेशन यूज करना है तो आप करो। अब एक बहुत फेमस स्टोरी है, इज इट व्हेन दे स्टडीड इराकी, इराक को जब स्टडी किया गया तो इराक में कई सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनसे उनको कुछ कन्फेशंस लेने थे। सो नाउ दे वर नॉट ब्रेकिंग अप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल टॉर्चर। तो व्हेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे स्टडीड, so they found that कि इराकी men they are very much men of honor, especially उनकी sexual morality काफी ज्यादा हाई है। So what happened that all these Iraqi men they were made to stand naked in front of each other। ठीक है, इनको आप पब्लिकली नेकेड रख दिया, आपस में ही सामने ही वो दे कैन सी ईच अदर नेकेड, प्लस they were exposed, there were several women who were standing in front of them showing their breast. So this was a kind of demeaning there, and it was some anthropologist only who has done some field work that कि वो और किसी तरीके से ब्रेक डाउन करें ना करें, पर उनकी सेक्सुअल ऑनर बहुत ज़्यादा हाई है, सेक्सुअल मोरालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड दे विल नेवर एवर ट्राई टू गेट, मतलब वो उसके ब्रेक डाउन मतलब वो नहीं होने देंगे। ओके, एंड दैट्स वाई दिस इज हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे हेल्प्ड अमेरिकन आर्मी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इराक में पोस्ट वॉर देयर वाज ए हाई रिसेंटमेंट, मींस सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद देयर वाज हाई रिसेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया, एंड प्लस देयर वाज एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट एक्चुअली ग्रू आफ्टर वॉर। इट्स बिकॉज हाउ द इराकी सोल्जर्स वे ट्रीटेड पोस्ट वॉर। ओके, और ये पूरा पूरा क्रेडिट जाता है एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, दैट डजंट मीन्स कि अब यही है कि एंथ्रोपोलॉजी इज काइंड ऑफ ए सोर्ड, आप अब इसको ऑफेंस के लिए यूज करो या डिफेंस के लिए यूज करो, दैट डजंट मीन्स कि एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हैज ऑलवेज बीन यूज्ड नेगेटिवली। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं जहां पे एंथ्रोपोलॉजी को बहुत पॉजिटिवली यूज किया गया है। ठीक है, बहुत पॉजिटिवली, फॉर एग्जांपल जैसे इबोला का केस है, तो अब इबोला आप लोगों ने सुना होगा, इबोला वायरस highly infective disease, more infective than corona, covid। okay, but what actually happened, ये 3 कंट्रीज सियरा लियोन एंड ये अफ्रीकन 3 कंट्रीज में ज़्यादा फैला हुआ था, एंड वहाँ पे सियरा लियोन में देखा गया कि ये इन्फेक्शन रेट बढ़ता ही जा रहा है, डिस्पाइट ऑल द प्रोटेक्टिव मेजर्स इन्फेक्शन रेट इज राइजिंग एट ए अलार्मिंग रेट। अब वहाँ पे क्या क्या किया जाए कि इसको रोका जा सके, तो व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे डिड सम काइंड ऑफ स्टडी की टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी पे, वहाँ पे फील्ड वर्क किया उन्होंने, तो पता चला कि यहाँ पे जो बरियल प्रैक्टिस है
और जो मैरिज है ये रिलेटेड है इबोला के स्प्रेड को लेके। अब ये बरियल प्रैक्टिस और मैरिज कैसे रिलेटेड है, तो वहां पे ब्राइड प्राइस की प्रैक्टिस है, और ब्राइड प्राइस में द ग्रूम इज सपोज टू पे मनी टू ब्राइड फैमिली, एंड जब तक वो ब्राइड प्राइस एक्चुअली इतना हाई है कि वो एक बार में कभी पे नहीं कर पाएगा, एंड जब तक वो पूरा ब्राइड प्राइस पे नहीं करेगा तब तक और उससे पहले अगर वुमेन की डेथ हो जाती है तो वुमेन विल नेवर बी बरीड इन द विलेज ऑफ हर हस्बैंड, बट शी हैज टू बी बरीड इन द नेटिव, इन हर नेटिव प्लेस। तो अब कई सारे केसेस ऐसे हुए जहां पे वुमेन की डेथ हो रही थी एंड द ब्राइड प्राइस वाज नॉट पेड इन फुल। इन दैट केस द बॉडी हैज टू बी मूव टू हर नेटिव प्लेस, जिसकी वजह से इबोला स्प्रेड कर रहा था। ओके अब यहाँ पे जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पता चला कि दैट दिस इज द रीजन, सो दे मतलब वहां पे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो वहां पे है इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, सो दे मेड अरेंजमेंट फॉर पेइंग द फुल ब्राइड प्राइस। एंड सेकंड दे आल्सो फाइंड आउट एन ऑल्टरनेटिव वे, जहां पे अगर वुमेन का फादर ये चीज अलाउ कर दे कि यस मेरी बेटी का यहाँ पे बरियल कर दो एंड आई फॉरगो ऑल द ब्राइड प्राइस, तो देन वहां पे बरियल हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली अभी ये इतने छोटे में बता रहे हैं तो इट माइट सीम वेरी ट्रिवियल, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अ बिग इशू, क्योंकि वी एक्चुअली वेर एबल टू अवॉइड ए बिग पैंडेमिक लाइक कोविड। इफ वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू कंट्रोल इट तो बहुत बड़ा एक इबोला जैसा पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड आ जाता। ओके सो some major ethical issues related to anthropological research, ethnocentric होना चाहिए, relativism होना चाहिए, and this is something that you will be feeling, means if you are posted in some place like administration में आप हो, या तो you will be interacting with people जिनका culture हम लोग से बहुत अलग है, okay, and thereby having some ऐसी कुछ stereotypical knowledge कि यार ये लोग anti progression है, हम लोग को schemes implement करने नहीं देते, ओके तो अगर आप उनके कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहे हो या फिर इस टाइप के सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हो दैट आर कल्चरली एक्सेप्टेबल टू देम, देन योर स्कीम आर डेफिनेटली बाउंड टू फेल। ओके इन दैट केस यू हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ कल्चर रिलेटिविस्ट अप्रोच, कि जहाँ पे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखो और आप देखो कि कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल है उनको ये सॉल्यूशंस। ओके नेक्स्ट, you should be at least knowing some famous books related to anthropology. They might ask you कि कोई book पढ़ी है आपने and you are not supposed to say कि पीनाथ और नदीम हसनैन पढ़ी है, ये सब मत बोल देना प्लीज, या विवेक भस्म या अक्षर जैन पढ़ी है। So you should be knowing at least Sapiens, युval नोआ हरारी के बारे में पिछली बार उन लोगों ने बहुत लोगों से पूछा कि आप युval नोआ हरारी का नाम जानते हो, कौन है। So Sapiens और बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी आप में से, और नहीं पढ़ी है तो it's a good time. I'm not asking you to read the entire book. What you can do is read the preface. ठीक है, प्रीफेस में ही आपको एक बेसिक समरी मिल जाती है, या इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी एक अच्छे नॉवल का जो इंट्रोडक्शन होता है दैट इज कम्प्लीटली अ समरी ऑफ इट। तो 20-25-30 पेज के आसपास का समरी होगा, आप एक रीडिंग मार लो, उसका आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। या फिर कई सारे ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो उस पर्टिकुलर बुक की समरी के बारे में 1-1.5 घंटे के वीडियोस हैं, दे आर इंटरेस्टिंग एनिमेटेड वीडियोस, आप चाहो तो उसको देख लो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बिकॉज लाइक यू आर सेइंग कि मैं एंथ्रोपोलॉजी को, अगर सपोज द क्वेश्चन इज कि व्हाई यू चोज एंथ्रोपोलॉजी एंड यू सेड दैट कि सब्जेक्ट ने मुझे बहुत इंटरेस्ट मतलब जागा उसका सिलेबस देख के एंड ऑल दैट, एंड देन दे आस्क यू कि कोई फेमस बुक बताओ जो आपने एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ी हो, तो देन इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि नहीं मैंने विवेक भस्मे और नदीम हसनैन पढ़ी है। एंड यू कैन ऑल्सो नॉट ब्लफ, क्योंकि सेपियंस इज वन ऑफ द लाइक बेस्ट सेलर, तो अगर आपने सेपियंस बोला है तो आई एक्सपेक्ट यू टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले ने सेपियंस पढ़ी हो डिस्पाइट नॉट बीइंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पढ़ के ही आया होगा। तो अब फिर कई सारी उसमें ऐसे फैक्ट्स हैं दैट आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड दे ही माइट कोट सच स्टेटमेंट एंड देन आस्क यू टू एक्सप्लेन, तो वहाँ पे आपका झूठ या वहाँ पे जो आपका ब्लफ है वो पकड़ा जाएगा। सो जस्ट रीड सम, अब जैसे कि मैंने एक बुक आप लोगों के ग्रुप पे शेयर की है, दिस कास्ट सुरेंद्र जोत का, बहुत अच्छी बुक है। जो भी बुक मैंने पढ़ी है मैं आई हैव जस्ट रिटन द नेम्स, आप 1-2 बुक्स जो भी है वो देख लो, या फेमस कोई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखी हो आपने एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड, सो यू कैन दे कैन आस्क यू ओके एनीथिंग स्पेशल दैट यू हैव डन विद रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी पढ़ा हो, कुछ देखा हो, कुछ भी। ओके तो देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये है गन्स जर्म्स एंड स्टील, यू कैन 1-1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ट्राइबल स्टडी है वो। और बाकी हेमेंडोर्फ की कई सारी वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ओके दैट विल गिव यू अ ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, तो इसको आप टिक मार्क करके रख सकते हो कि ये चीज़ें मैंने कर ली, तो एग्जॉस्टिवली एक लार्ज एरिया ऑफ एंथ्रोपोलॉजी मेरा कवर हो जाता है।
ठीक है. Now some of the topics that I have asked about, that I have looked forward ki that there is a chance that they might be asked because these are topics of contemporary relevance. So subjects में देखा जाए तो in socio-cultural anthropology, first one, idea of race. ठीक है, रेस, रेसिज्म, इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी टॉपिक. अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है. दे हैव आस्क्ड इन, मतलब पहले भी उन लोगों ने 2021 सॉरी 20 के इंटरव्यूज में भी लोगों से रेस, रेसिज्म के ऊपर पूछा है. एंड दे हैव आस्क्ड अबाउट एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि हाउ द आइडिया ऑफ रेस एक्चुअली डेवलप. सो द स्टोरी, इफ यू सी, एक शॉर्ट फॉर्म में स्टोरी कुछ ऐसी है कि पहले रेस का आइडिया पहले क्यों डेवलप नहीं हुआ और रेस एक्चुअली है क्या. सो एक सिंगल वर्ड में अगर आपको इंटरव्यू में आंसर देना है तो रेस इज नथिंग बट अ फोक टैक्सोनॉमी. फोक टैक्सोनॉमी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप है, दैट इज द फोक, एंड हाउ इट कैटेगराइजेस द अदर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू देम. अब वो कल्चरल ग्रुप अगर जितना सिंपल है, मीन्स अगर ट्राइब है, तो उसके लिए कैटेगराइजेशन बहुत सिंपल होगी, अस वर्सेस देम वाली, कि हम हैं, हमसे बाहर कुछ अलग लोग हैं. ठीक है, और हम वो अपने आप को खुद ह्यूमंस बोलेंगे और बाकी लोगों को सम एलियन जैसा कुछ टर्म यूज करेंगे. ठीक है, बट जैसे जैसे वो ग्रुप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक अस, लाइक सिविलाइजेशन, तो वहां पे दैट categorization or that classification becomes more complicated, more elaborate, and this is how the idea of race actually developed. Okay, अब वो रेस पहले क्यों नहीं आई, अब क्यों आई? तो देखो, रेस का डेवलप होने का एक रीजन है नेविगेशन का डिस्कवरी. ठीक है, अब कैसे नेविगेशन? सो पहले सपोज करो कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल आ रहे हो बाय लैंड, तो आप जो फिजिकल चेंजेस देखोगे दैट विल बी वेरी ग्रेजुअल. कि कश्मीर के लोग गोरे चिट्टे हैं तो ऐसा नहीं कि पंजाब में एकदम ब्लैक स्किन मिल जाएंगे, दैट विल बी वेरी ग्रेजुअल. ओके, एंड कन्याकुमारी तक जब आप पहुंचोगे तो आपने जो भी चेंज देखा है दैट विल बी इन ए फॉर्म ऑफ कंटिन्यूम, वेयर यू कैन नॉट क्रिएट कैटेगरीज, एकदम क्लीशे जो डिस्क्रीट कैटेगरीज आप नहीं बना सकते वहां पे. लेकिन देन सपोज यू मीन्स सी से ट्रैवल कर रहे हो, अब आप यूरोप से चालू किए और आप लैंड करते हो कहाँ पे? अफ्रीका में, और मे बी इन साउथ अमेरिका. ओके, एंड देयर यू फाइंड ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कल्चर एकदम एक्सट्रीमली अलग है आपसे, फिजिकल फीचर्स भी एकदम अलग है. एंड यहाँ पे देन यू विल अंडरस्टैंड, देन यहाँ पे इन लोगों को लगा कि यार ये तो हमसे बिल्कुल ही अलग है, ये हम जैसे तो हो ही नहीं सकते, ये हमारा वेरिएशन भी नहीं, इनफैक्ट ये एक अलग सब स्पीशीज है. एंड दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ रेस एक्चुअली स्टार्टेड विथ नेविगेशन. वहां पे लोगों ने कैटेगराइज करना शुरू किया, एंड लीनियस की कैटेगरीज में फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड होमो अफ्रीकानस, होमो ऑस्ट्रेलियानिक, जो भी ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनको कैटेगराइज किया, होमो अमेरिकानस. ओके, सो इस तरीके से, एंड देन वन ग्रुप ऑफ पीपल जो जो जिनको वो लगता था कि ये शायद बिल्कुल सिविलाइज नहीं हो सकते, अभी इवॉल्व ही नहीं हो, होमो मॉन्स्ट्रस इज द कैटेगरी दैट ही गिव. ओके, सो दिस इज हाउ विथ नेविगेशन एकदम अब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है, विच वाज लाइक इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूम व्हेन वी वर ट्रैवलिंग थ्रू लैंड, जो बहुत ग्रेजुअल चेंज दिखता था. तो अब रेस का आइडिया आया, तो यू शुड रिमेंबर दिस टर्म, फोक टैक्सोनॉमी है रेस. ठीक है, एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, इट हैज नो बायोलॉजिकल, नो काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी, ऐसी कुछ भी नहीं है इसकी. वी हैव रेड इट. तो ये आपको देन सेक्स रेशियो एंड अदर पॉपुलेशन डेटा कल्चर. तो अब सेक्स रेशियो कई सारे, आप सपोज करो आप हरियाणा से हो या फिर यूपी में हो, तो वहाँ पे सेक्स रेशियो किस तरीके से है विथ रिस्पेक्ट टू क्लास. आप देखोगे कि हरियाणा में डिस्पाइट बीइंग वेल्दी कम्युनिटीज, वहाँ पे सेक्स रेशियो इज वेरी पुअर, अभी भी फीमेल इन्फेंटिसाइड या फीमेल की कंडीशन इज नॉट सो गुड. ओके, सो एंड हाउ कल्चर इज रिलेटेड टू इट, यू शुड बी लाइक, तो ये दिस इज द अदर इशू. देन द इशू ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म. ओके, हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, और इसके ऊपर भी सवाल पूछे गए हैं इन सम वे और द अदर. ठीक है, देन द आइडिया ऑफ जेंडर, अगेन दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, so it's only the anthropologists who can differentiate between sex and gender. Okay, sex is something what we are biologically, gender is how the biological difference between men and women is perceived culturally. Okay, perception of the biological differences. So biological differences में for example it's like उसमें कोई capabilities में difference नहीं है, कोई intellect में difference नहीं है, but herein we kind of label women से कि वो weaker है, intellect उनका कम है. Okay, some particular kind of role will be given to them, and then वो बोलते हैं कि division of labor that will be given biologically, women are supposed to take care of the children, उनको body इस तरीके से बनाई गई है, या फिर women are supposed to take care of the household, and so on so forth. So for example, there is a very famous statement
by Sherry Ortner. Sorry, by Mary Douglas. Nature is to culture is as woman is to man. ठीक है, वुमेन आर क्लोजर टू नेचर एंड मैन आर क्लोजर टू कल्चर. नेचर से क्लोज होने का मतलब क्या है? दैट दीज आर द वन जो जो नेचुरली वैसे ही बनाई गई उन. अब इनका रीजन ये था कि सिंस वुमेन आर मोस्टली रिलेटेड टू हाउस होल्ड वर्क, वो घर में बंद रहती थी, तो इस वजह से जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ उनका इंटरेक्शन बहुत मिनिमल रहा. और मेन दे वर द वन हु आर सपोज टू वर्क आउट. ओके, वहां बाहर पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स में वही पार्टिसिपेट करते थे. So they are the product of culture. Okay, so this is how the stratification of men and women, basically women subordinated to men, basically यहाँ से एक justify किया जाता है. मैरी डगलस का आइडिया है ये. Okay, so idea of gender, you should have some basic reading. थोड़ा anthropologist कुछ है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आप उस बारे में बात कर सकते हो या पढ़ सकते हो. Yes. सर अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर उसको कैसे डील करें? हाँ, तो आप बोलो कि ना डाउरी की, आप अगर एंथ्रोपोलॉजिकली देखोगे तो डाउरी की एक हिस्टोरिकल बिगिनिंग है, अंडरपिनिंग है. फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि डाउरी स्त्री धन था एक तरीके से, और इट वाज ए सिंबल ऑफ राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फीमेल. ठीक है, जहाँ पे फीमेल शादी के बाद जो मोबाइल प्रॉपर्टीज थी वो मोबाइल गुड्स लेके जाती थी, और वो उसका राइट था जो उसका फादर उसको देता था कि ये तुम्हारा हक है. ओके, बाद में ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया. मतलब ये पहले कंप्लीटली वॉलेंटरी था. एक थ्योरी है ये कि पहले वॉलेंटरी था कि जहाँ पे फादर स्त्री धन के फॉर्म में लड़की की शादी में उसको गुड्स और वो सब देगा कि ये जो मेरी मोबाइल प्रॉपर्टीज हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन मेटल्स या गोट्स या जो भी हर्ड्स हैं, वो सब आप लेके जाओ शादी के बाद, ये तुम्हारा हक है. और जो मेरी इमोबाइल प्रॉपर्टीज है, मे बी लैंड, फार्म एंड ऑल दैट स्टफ, दैट विल बी इनहेरिटेड बाय माय सन. तो वहां पे इक्वल इनहेरिटेंस, दैट वाज बिकॉज ऑफ इगैलिटेरियन नेचर ऑफ द सोसाइटी वेयर इन मेन एंड वुमेन दे वर बोथ इक्वल. बाद में बेसिकली ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है और ये डाउरी के फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे वुमेन इन ऑर्डर टू गेट. अब इसके कई सारे और भी रीजंस हैं कि सोसाइटी मीन्स हमारे जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिस, अगर आप इसको एवोल्यूशन से रिलेट करो तो हमारी जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इट इज सेड दैट कि वो सब का काम क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इम्प्रूवाइज करना या उसको मैक्सिमाइज करना. ठीक है, तो जिन सोसाइटी में मेल की, मतलब मेल आर द वन जो रिसोर्स को कंट्रोल करेंगे, इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, तो वहां पे देयर विल बी हायर कंपटीशन फॉर मेल मेट्स, एंड इन दैट केस वहां पे डाउरी विल बी प्रेवलेंट. पूछा जाएगा कि आपने ये सब तो बता, तो व्हाट डू यू? डेफिनेटली वो तो डाउरी जिस जिस तरीके से है उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली वो गलत है. ठीक है, तो वो तो आपको उसमें कोई इफ बट देना ही नहीं है, लेकिन आप उसको कल्चरल एंगल दे सकते हो कि एक मैरिटल रेप वाला है, हम्म. जो भी बहुत हॉट टॉपिक है, तो उसमें सर जो आइडिया ऑफ मैरिज हम लोग को चलता है और जो आइडिया ऑफ फैमिली. अब देखो यहाँ मैरिटल रेप, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके ऊपर अभी तक क्लियर कट कोई गवर्नमेंट का भी ओपिनियन नहीं है ना कोर्ट का ओपिनियन है. सो इट्स बेटर नॉट टू टेक साइड हियर. इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है, इनफैक्ट इससे पहले भी जो गवर्नमेंट रही है कांग्रेस की या फिर अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, दे हैव नॉट टेकन स्टैंड. इनफैक्ट दे हैव नॉट मतलब ट्राइड ऑल्सो टू इंट्रोड्यूस ए लेजिस्लेशन अगेंस्ट मैरिटल रेप. दे हैव सेड कि जो मैरिज है एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे मैरिटल रेप का कोई आइडिया नहीं है. अगेन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इट्स ए इशू अंडर डिबेट. यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, ऑल्दो यू नो कि यहाँ पे साइड्स लिए जा सकते हैं, बट बेटर है कि जिन एरियाज में अभी भी डिबेट चल रही है और जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं, नॉट टू टेक साइड्स देयर या ओपिनियंस देना, क्योंकि वो इट माइट नॉट गो वेल विद द एग्जामिनर ओके और इंटरव्यू. क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए काम करने जा रहे हो और वहाँ पे आप गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर दो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट का स्टैंड ले लो, इट वोंट वर्क राइट. आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, दैट इज टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट. कहने के लिए आप पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है, बट अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट. एंड वहाँ पे आप ओपनली ये नहीं बोल सकते कि ये लोग फालतू लोग हैं, ऐसे 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 ओपिनियन देते हैं, सही तो ये है लेकिन फिर भी मैं उनके लिए काम करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता. ओके, तो यू कैन टेक स्टैंड दैट इज अगेंस्ट. और खास करके जो इश्यूज या तो अभी सब जुडिस हैं,
जहाँ पे जिसके ऊपर अभी मतलब कोर्ट में कुछ डिबेट वगैरह चल रहा है, जिसके ऊपर कभी कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ पे तो इट्स ऑलवेज सेफ टू से कि अभी कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। इट्स लाइक कि दोनों साइड से कुछ आर्गुमेंट्स हैं एंड आई एम नॉट वेरी मच क्लियर कि या मुझे या बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है या आई एम नॉट इन ए कंडीशन टू गिव एनी स्टैंड या ओपिनियन। ठीक है, एक चीज आप याद रखो कि नॉट हैविंग एन ओपिनियन इज ऑल्सो एन ओपिनियन। ओके, दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू कि इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। ठीक है, ये भी एक तरीके का नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ओपिनियन इज ऑल्सो एन ओपिनियन, क्योंकि इफ यू रिमेंबर जैक डेरिडा, तो वो भी यही बोलता है कि जरूरी नहीं कि आपको हर चीज पे ओपिनियन होना ही चाहिए। समटाइम्स बीइंग इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ऑल्सो इज द मतलब सिंबल ऑफ ए हेल्दी माइंड और ए मेच्योर्ड माइंड, कि जब तक आपके पास एक इन्फॉर्म्ड मतलब पूरा आइडिया नहीं है किसी चीज का, तो कोई जल्दबाजी नहीं है ओपिनियन रखने की। लेट द फैक्ट्स कम, लेट द थिंग्स बिकम मोर क्लियर, देन आई विल फॉर्म द ओपिनियन। व्हाट्स सो रश इन इट कि जबरदस्ती ओपिनियन बना के बैठ गए हैं कि यही सही है, और फिर वहां पे हम अपने दिमाग को क्लोज करके बैठ जाए कि कुछ सुनना ही नहीं है, जो मेरा ओपिनियन है वही सही है। तो ठीक है, इफ यू आर नॉट हैविंग एन ओपिनियन दैट्स अ सिंबल ऑफ ए मैच्योर्ड माइंड। अगर सामने वाला इस बात को समझेगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी ये सब्जेक्ट चल रहा है, ये कंट्रोवर्शियल इशू है, एंड यहाँ पे आप डेफिनेटली दैट्स ए साइन ऑफ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि यू विल बी आस्क्ड सेवरल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ प्रेस, और वहां पे आप जाके कुछ भी अनबन बोल दोगे जस्ट लाइक द आवर पार्लियामेंटेरियंस। So that's not expected out of you, right? You are an educated person, unlike our parliamentarians. So you are not supposed to speak whatever you wish on your whims and fancies. तो ठीक है, let's have an informed opinion. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा information है, तो it's very genuine to say कि मुझे ज़्यादा नहीं पता है, and it's better कि I not speak about it, or let's not give मतलब मेरे को कोई opinion नहीं देना है इस बारे में. Okay, so जरूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पे opinion देना ही देना है. Just remember this. Now, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं पीछे इंटरव्यूज में। दैट इज आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, कि आपके एवोल्यूशन को कुछ एनिमल्स के एवोल्यूशन से कंपेयर कर दिया कि व्हाई हैव यू इवॉल्व्ड मोर देन से लायन, टाइगर, मंकीज एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आवर डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन हैज बीन डिफरेंट। ओके, देयर इज नो वे टू आइडेंटिफाई मोर एवोल्यूशन एंड लेस एवोल्यूशन। कोई स्केल नहीं है कि ज़्यादा एवोल्यूशन और कम एवोल्यूशन को हम लोग मैप कर सकें, और इट्स ओनली वी हु बिलीव कि हम लोगों के पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज है, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। बट कई सारे और स्कॉलर्स हैं हु सेड दैट कि हमसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा इवॉल्व्ड वीट है, क्रॉप ऑफ वीट, क्योंकि वीट ही एक ऐसा क्रॉप है जो दुनिया के किसी भी क्लाइमेट में ग्रो किया जा सकता है, कस्टमाइज हो सकता है, अडेप्ट कर सकता है। वीट, marijuana एंड एप्पल हैज और पोटैटो, ये पूरी दुनिया में एक डॉक्यूमेंट्री है बायोलॉजी ऑफ डिजायर्स। तो आप देखो कि कैसे वो बताते हैं कि बेसिकली हमने इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया, जबकि इन्होंने हमें डोमेस्टिकेट किया। इट्स नॉट अस हु डोमेस्टिकेटेड देम, बट इट्स द वीट हु डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन बींग्स। और ये लोग पूरी दुनिया मतलब ये क्रॉप्स पूरी दुनिया में अडेप्ट कर गए। दे आर ग्रोन इन द हिली एरियाज ऑल्सो, दे आर ग्रोन इन द एक्सट्रीम ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल क्लाइमेट ऑल्सो। ओके, तो हर जगह पे आपको वीट देखने को मिल रहा है, marijuana देखने को मिल रहा है। तो ये हमसे ज्यादा इवॉल्व है एक तरीके से, या इनकी अडेप्टिव कैपेबिलिटीज हमसे कहीं ज्यादा है। और जबकि सब इनकी सिर्फ अडेप्टिव कैपेबिलिटीज सिर्फ बायोलॉजिकल है, वी हैड टू टेक द रिकोर्स ऑफ कल्चरल हेल्प ताकि हम अडेप्ट कर सकें एनवायरनमेंट में। हम बायोलॉजिकली अडेप्ट नहीं कर पाएंगे कई सारी जगह पे। ओके, वी हैव टू टेक सम कल्चरल सॉल्यूशंस, राइट। तो ये चीज आपको बोलनी होगी कि देयर इज नो स्केल ऑफ मेजरिंग एनी काइंड ऑफ एवोल्यूशन की ये एवोल्यूशन ज्यादा है, ये कम है। बस ये है कि हमारे डायरेक्शन अलग अलग हो गए। ओके, हाँ, लाइक वी स्टार्टेड विथ फ्रॉम ए सिंगल सेल अमीबा था, एंड वहां से अलग अलग डायरेक्शन में हम इवॉल्व करते चले गए, और अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग म्यूटेशंस हुई, और उनके डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन अलग अलग स्पीशीज बनते चले गए। बट दैट इन नो वे सेज कि दैट ह्यूमंस इवॉल्व्ड मोर देन एनी अदर स्पीशीज। दे आर अंडरगोइंग देयर ओन जर्नी, वी आर अंडरगोइंग अवर इंडिपेंडेंट जर्नी। ठीक है, बस ये है कि इन अवर ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन व्हाट वी डिस्कवर्ड वाज सम हमारी फिजिकल कैपेबिलिटीज ऐसी डेवलप हुई दैट वी डेवलप्ड कल्चर, एंड हियर बाय नाउ वी हैव द कैपेबिलिटी टू डायरेक्ट अवर डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन और टू शेप अवर एवोल्यूशन। हाउ कि अब
क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वी आर नॉट एट ऑल मर्सी ऑफ नेचर एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब हमारे पास क्या है कि कल्चरल सॉल्यूशंस हैं। पहले अगर जब कल्चरल सॉल्यूशंस नहीं होते, सपोज करो कि हमारे पास फायर की डिस्कवरी नहीं होती, ओके, फायर डिस्कवर नहीं करते हम लोग, तो व्हेन होमो इरेक्टस मूव्ड आउट ऑफ अफ्रीका, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था वहां पे अडेप्ट करने का, सबक्यूटेनियस फैट डेवलप कर लो, ठीक है, जैसे कि पोलर बियर के पास है जो कोल्ड एरियाज में होते हैं, तो सबक्यूटेनियस फैट डेवलप करते, तो यूरोपियन पीपल वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अफ्रीकन पीपल, सबके सब मोटे होते और उनके पास सबक्यूटेनियस फैट होता क्योंकि उनके पास कल्चरल सॉल्यूशन नहीं था। बट व्हाट वी डिस्कवर्ड वाज फायर, and that's why in order to adapt with the climate we didn't have to look for some biological solutions, we already have the cultural solutions for it, ठीक है। या फिर हमने टूल्स बनाना शुरू कर दिए जिसे हम हंट कर सकते थे। अब हंट करने के बाद वी वर एबल टू हैव फर ऑफ दैट एनिमल जो हमें वार्मथ प्रोवाइड करेगा, इन एब्सेंस ऑफ विच वी वुड हैव टू रिजॉर्ट टूवर्ड्स बायोलॉजिकल अडेप्टेशन, बायोलॉजिकल चेंजेस होते या जेनेटिक चेंजेस होते, या फिर जो लोग पतले दुबले होते वो तो मर जाते और only fat people would have been able to survive. But we discovered culture, हमारे पास tools थे। अभी भी ऐसे इतनी गर्मी है, ठीक है, ऐसे तो अगर इतनी गर्मी होती और हमारे पास ये घर, एसी और ये सब चीजें नहीं होती तो एवरीबडी वुड हैव बीन लाइक अफ्रीकन तरीके से टैनिंग हो जाती है हमारी, ब्लैक हो जाते हैं हम सबके सब। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा नहीं है, हमारा स्किन कलर इज नॉट एज टैंड एज अफ्रीकन। व्हाई? बिकॉज वी हैव द कल्चरल सॉल्यूशंस, वी हैव शेल्टर्स। हम यहाँ पे एसी में रह रहे हैं, एसी के बाद यहाँ से निकलेंगे कैब में बैठेंगे वहाँ पे भी एसी है, घर पे भी जाएंगे तो भी एसी है, so exposure is very much limited and that's why we do not have to recourse to biological evolution, ठीक है। तो हमारा इसीलिए that has been a question in your UPSC also, biocultural evolution के ऊपर, that our evolution is not completely biological but it is biocultural, that पहले initially we developed some biological capabilities जिससे कल्चर आया एंड कल्चर से हमारा जो एवोल्यूशन था। अब आप देखो कि टूल्स जैसे हमारे पास बहुत सारे आने लगे, अब जिसकी वजह से आप देखोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सरप्लस में आ जाती है। बाकी एनिमल्स क्या हैं, उनका काम है सुबह उठना, खाने को खोजना और सो जाना, उनको कोई टेंशन थोड़ी ना कि यूपीएससी निकालना है, इंटरव्यू देना है एंड ऑल दैट स्टफ। उनका सुबह उठ के बस एक ही काम है कि उठो, खाना खोजो और सो जाओ। पूरे इन एंटायर डे दे आर इन सर्च ऑफ फूड, बट वी डिस्कवर टूल्स, टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमारे पास हमने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। अभी क्या हुआ कि कल्टीवेशन शुरू कर दिया तो हमारे पास सरप्लस है, एंड सरप्लस है तो दैट्स व्हाई वी वर एबल टू फोकस ऑन सम अदर थिंग्स, वी डिस्कवर्ड सम मोर थिंग्स और कई सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्लस अब वी स्टार्टेड लिविंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हमारा कल्चर की वजह से हमारा कैसे कल्चर एवोल्यूशन शुरू हो जाता है कि आपकी डाइटरी डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इनिशियली व्हेन वी वर हंटर गैदरर्स तो हम सारी चीजें मतलब हमारा जो न्यूट्रिएंट था वो मिक्स था, वी वर ईटिंग फैट, वी वर ईटिंग प्रोटीन, वी वर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑप्टिमम बैलेंस, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के भी चांसेस कम थे क्योंकि सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग वी वर कंज्यूमिंग। नाउ वी शिफ्टेड टू स्टेबल फूड, मेज, व्हीट, एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट वही खा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएंगी, ठीक है। विटामिन की डेफिशिएंसी बेरी बेरी राइज कर जाएगी और ऐसे पेलाग्रा, ये ऐसी कई सारी डिसीजेस शुरू हो जाती हैं। तो आप देखोगे कि या ओबेसिटी का राइज होना, डायबिटीज का राइज होना, दीज आर द रीजंस फॉर अवर कल्चर शेपिंग अवर डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। दिस इज समथिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि हमारा एवोल्यूशन इज नो मोर लार्जर और ग्रेटर दैन एनी अदर एनिमल्स एवोल्यूशन। डायरेक्शन अलग अलग है, उनके ऊपर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स अलग अलग थे, हमारे पास कुछ अलग थे। हमने बहुत इनिशियल टाइम में फ्रॉम ऑस्ट्रेलोपिथेकस वी वर एबल टू मेक टूल्स टेक्नोलॉजी एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू शेप और एक्चुअली मॉडिफाई द डायरेक्शन, और वी वर एबल टू गिव नॉन बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट, जो कि बाकी एनिमल्स में शायद नहीं था, एंड दैट्स व्हाई दे ऑलवेज हैड टू अडॉप्ट थ्रू बायोलॉजिकल सॉल्यूशन, जिसकी वजह से कई सारे एनिमल्स क्लाइमेट चेंज पे एक्सटिंक्ट भी हुआ। वी आर अंडरगोइंग द फेज ऑफ 6th मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो मतलब उनके पास सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव था, बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस टू एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट। हमारे केस में हमारे पास कल्चरल सॉल्यूशंस भी, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी वेरी मच अवेयर। नाउ नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सो दिस इज समथिंग लाइक ये आपके करंट अफेयर्स के भी टॉपिक हैं,
थ्री पेरेंट बेबी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाला, ठीक है, और से जीन थेरेपी और डिजाइनर बेबी का आइडिया, उसके एथिकल जो इश्यूज हैं, ठीक है, कि कि जो जीन थेरेपी वगैरह है या ये सब चीज़ें हैं, इसको प्रमोट करना चाहिए, क्रिस्पर cas9 टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ। तो यू मस्ट हैव रेड, तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मोरओवर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन सब चीज़ों के बारे में बात करो, मीन्स कि ये कैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे हम लोग अपने आप को बहुत सीक्रेट, या ये हमारी ह्यूमन लाइफ को बहुत सैंक्टिटी दी गई है। हम अपनी नज़र में ह्यूमन लाइफ को सबसे ऊपर मानते हैं। हम बेसिकली किसी चिकन को मार दें या गधे को मार दें या किसी को मार दें, तो वी डोंट बिलीव कि हमने कोई गिल्ट या हमने कोई क्राइम किया है। बट ह्यूमन लाइफ को सबसे ऊपर रखा गया है कि ह्यूमन लाइफ मार दिया या ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो लाइक आपने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम किया है। ओके, so this is the ethical issues related to genetic research and all that stuff. Okay, and that should be highlighted कि ह्यूमन लाइफ की सैंक्टिटी को ये चैलेंज कर रहा है एक तरीके से। ओके, देन रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, ठीक है, से चिंपैंजीज के बीच में कुछ जेनेटिक सिमिलैरिटीज है, कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज है और बिहेवियरल सिमिलैरिटीज है, जो भी कई सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जो चिंपैंजीज या उनके ग्रुप में भी देखने को मिलते हैं, अल्फा मेल का आइडिया, एंड दैट यू विल सी इन ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, कि एक मेल, एक लीडरशिप और एक डोमिनेंस का फैक्टर, एग्रेशन एंड सेवरल अदर altruistic behaviors and all that stuff that you will be commonly finding in human beings also. Okay, then some prominent fossils, they might ask you, क्योंकि कुछ ऐसे fossils हैं जो काफी ज्यादा फेमस है और कुछ ऐसे fossils हैं जो अभी रिसेंटली डिस्कवर हो रहे हैं, दे आर वेरी मच इन न्यूज। फॉर एग्जाम्पल एक फॉसिल है छेदरमैन, ओके, जो ब्रिटेन में डिस्कवर हुआ, ब्लू वाइड एंड ब्लैक स्किन, ओके, एंड जो बेसिकली रेसिज्म के, और वो इस बात को प्रूव करता है कि ब्रिटेन वाले भी जो थे, जो कॉकेशियंस, दे वेर इनिशियली ब्लैक्स ओनली, एंड बाद में इट वाज ड्यू टू क्लाइमेट एनवायरमेंट, वहां पे उनकी स्किन जो है वो वाइट कलर की हो जाती है। तो छेदरमैन के डीएनए को जब सीक्वेंस किया गया, देन एक फॉसिल है लूसी, दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो अगर आपको पता है, वो बोलता है लूसी के बारे में आप क्या जानते हो, तो यू शुड नो कि ये कितना पुराना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, एंड कहाँ पे मिला ये फॉसिल, कीनिया का है, और क्या क्या पार्ट्स मिले थे, लाइक स्केलेटन मिला, उसका फीमर मिला, एंड ऑल दैट। लूसी इज अ वेरी फेमस फॉसिल एंड दे कैन डायरेक्टली आस्क यू कि लूसी के बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है, तो यू शुड बी वेरी मच। देन देयर इज अ वेरी फेमस फॉसिल टाउंग बेबी, ठीक है, होमो अर्गास्टर काफी फेमस फॉसिल है, ठीक है, तुर्काना बॉय, सॉरी, दैट्स अ वेरी फेमस फॉसिल। तो ये डायरेक्टली आपसे होमो इरेक्टस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस जी नहीं पूछेंगे, दीज आर सम फेमस कॉमन नेम्स एक्चुअली, या फिर ऐसे बहुत इस टाइप के नाम है जो नॉर्मली फॉसिल के बारे में डायरेक्टली नहीं आपको बताएंगे, तो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस, तो यू शुड बी लाइक अवेयर ऑफ दिस फॉसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सम मेजर डिबेट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, खास करके ये जो होमोसेपियंस की ओरिजिन की डिबेट्स है, ये आपको पता होना चाहिए। आउट ऑफ अफ्रीका, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, ये पूछी भी गई है कई बार पहले भी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कि आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी है क्या। अगर पूछा जाए, एंड अगर ये नहीं बता पा रहे हो, तो समझ लो कि आपका इंटरव्यू डूब गया वहाँ पे। ओके, दैट इज नॉट टू डिमोरलाइज यू, बट दिस इज सम बेसिक थिंग। अगर आपका ऑप्शनल ये है, तो ये एक बेसिक डिबेट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो देयर इज नथिंग टू बी गिल्ट ऑफ, आप बस इसको पढ़ लो ढंग से, ठीक है, नॉट अ बिग डील। देन एक और मेजर डिबेट है आर्यन इन्वेजन की, विच आई हैव डिस्कस इन ब्रीफ, आपके मेंस के टेस्ट सीरीज में डिस्कशन में भी क्वेश्चन था। ओके, नाउ कमिंग टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। पहला तो फेमस इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट, लाइक श्रीनिवास के बारे में पूछ लिया, एल्विन के बारे में काफी पूछा है कई बार, हेमनडॉर्फ के बारे में पूछा है, ठीक है। आंद्रे बेते, जैसे कि दे माइट आस्क यू कोई लिविंग इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बताओ, तो देयर इज अ वेरी फेमस स्कॉलर आंद्रे बेते, जो अभी जिंदा है। श्रीपुरम की स्टडी जो हम लोगों ने पढ़ी है उनके बारे में, तंजौर डिस्ट्रिक्ट की, ओके, ये भी मेंस में टेस्ट सीरीज में ही था ये क्वेश्चन, हम लोगों ने तंजौर विलेज स्टडी, श्रीपुरम की विलेज स्टडी देखी है। ओके, तो आंध्र बेते के बारे में। और कोई फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो लिविंग है अभी, सतीश देशपांडे, सुरेंद्र जोतका, ओके, हाँ, बीबी लाल, यस, एंड दीपांकर गुप्ता, पेट्रिश। इंडिया में सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है, पेपर 2 इसीलिए सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का पूरा सेम है, ओके।
पेट्रिशिया ओबेरॉय, जेपीएस ओबेरॉय, ये सब काफी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इंडिया के. ओके, देन women anthropologists, they have been asked कि फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है. और कई बार कई सारे जो डिसिप्लिन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर हैज बीन ए क्वेश्चन कि हु इज फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ओके, तो अब फादर पूछ लिया आपसे, आपने क्या, कौन है फादर एंथ्रोपोलॉजी इन जनरल. चलो ठीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन दे माइट आस्क हु इज द मदर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. There is no official designation like mother of anthropology, and in fact this is one of the major criticism against all the humanitarian subjects, that these all subjects are androcentric in nature. Androcentric, that is male dominated. तो आपको फादर तो सब सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, लेकिन कोई मदर की बात नहीं कर रहा. ओके, तो दैट्स वाई दे माइट आस्क यू, मतलब अगर कोई फेमिनिस्ट स्कॉलर है या फेमिनिस्ट एकेडमिक्स को बिलोंग करते हैं, तो दे माइट आस्क यू ए क्वेश्चन कि भाई साहब कोई मदर क्यों नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एंड्रोसेंट्रिक नेचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन इग्नोर किया गया. वुमेन हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लाइक मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट हैं, कोरा डुबोए हैं, एंड देन इंडिया में भी इरावती कार्वे, लीला दुबे, ओके, पेट्रिशिया ओबेरॉय. So these are famous anthropologists who have done exceptionally good work in field of anthropology, and their contribution has been recognized and also very much respected. ठीक है. गेल ओम्वेट, यस, गेल ओम्वेट. ऐसे तो मैरी डगलस, शेरी ऑटनर और भी बहुत सारे हैं. यस. नाउ आइडिया ऑफ कास्ट, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं श्रीनिवास का, एंड्रे बेते का, आपको पता होना चाहिए. हो सकता है कि किसी और तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे माइट कम अप विद एरिया ऑफ, दे माइट एक्सप्लोर द एरिया ऑफ कास्ट. एंड आपका ओपिनियन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही जर्नलिस्टिक ओपिनियन है जिसमें कोई वजन नहीं है. ओके, इट शुड बी लाइक कि इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी वेरी मच लाइक कि कोई मैथमेटिक्स ऑप्शनल का बच्चा जो कास्ट के बारे में बोल रहा है वो भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का बच्चा वैसे ही आंसर कर रहा है. they when they are despite knowing your background, despite knowing your anthropology optional, अगर वो जानने के बाद अगर आपसे कास्ट या इन सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो they are expecting somewhat an informed opinion, somewhat a more detailed opinion than they will be expecting from a student who is from mathematics background, या फिर जिसका ऑप्शनल फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह होगा. तो they might not expect such a हेवी, मतलब एक इन्फॉर्म या डीप रिस्पॉन्स, बट आपसे तो डेफिनेटली वो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपके ओपिनियन में भी वो दिखना चाहिए इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन सच इश्यूज. ठीक है. नहीं, तो वो आप सीधा बोलो कि कास्ट को क्यों एलिमिनेट करना है, कास्टिज्म को एलिमिनेट करो. ओके, व्हाई टू एलिमिनेट कास्ट. कास्ट ने आपको क्या बिगाड़ा है. कास्ट, आप कोई भी सोसाइटी में जाओगे, स्ट्रैटिफिकेशन तो होगा, सेग्रीगेशन या डिफरेंशिएशन तो होगा. कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब इस डिफरेंशिएशन की वजह से आप डिफरेंस तो करो और उसके बाद रैंक कर दोगे ना, तो प्रॉब्लम है. तो रैंकिंग जो है वो कास्टिज्म है. ठीक है, कि आप कास्ट आपकी आइडियोलॉजी बना दे रहा है और उस आइडियोलॉजी की वजह से आप एक्सप्लॉइटेशन या कोवर्जन कर रहे हो. दैट शुड बी एलिमिनेटेड रादर देन ये आइडेंटिटी को एलिमिनेट करके क्या फायदा होगा. कि आप being an anthropologist, हम्म. what is your कि आप कैसे, क्या एंड, मतलब कास्टिज्म जो आप बता रहे हो, तो इसमें कैसे आप, क्या कास्टिज्म अगर आपको एंड करना है, तो व्हाट शुड, एक बड़ी आइडेंटिटी क्रिएट करो. आप स्कैंडिनेवियन, मतलब जैसे कि इनोवेटिव ओपिनियन अगर आपको देना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होता, तो आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको कॉपी करो, बट आप ये कर सकते हो कि जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ऐसी स्मॉलर एथनिक आइडेंटिटीज इतनी ज्यादा क्यों प्रिवेल नहीं कर पाती, क्योंकि उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. तो आज के टाइम पे कास्ट आपको बहुत सारे एडवांटेज दे रहा है. मे बी कास्ट रिलेटेड कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्पेंसरीज हैं, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, और कई सारे सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स आपको कास्ट, जैसे कि कोई कास्ट ग्रुप एक्सप्लॉइट होता है तो अभी कास्ट एसोसिएशंस हैं हु विल कम एंड प्रोटेस्ट, हु विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स. अगर इंडिया का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, तो आप समझो कि सबसे बड़ी आइडेंटिटी विल बी नेशनल आइडेंटिटी रादर देन दिस स्मॉलर ग्रुप्स आइडेंटिटी. ओके, हर कोई अपने आप को इंडिया से आइडेंटिफाई करेगा, जो जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूक्रेन. अभी देख लो, जब यूक्रेन में कंडीशन खराब हुई तो एवरीबडी वाज लाइक कि इंडिया का फ्लैग ऐसे, भले वो 26 जनवरी को उठा के फेंक दे, पैर में लग दे,
लेकिन तब उनको इस फैक्ट की वैल्यू समझ में आई कि यार आज अगर जिंदगी बचाएगा तो यही बचाएगा। ओके, सो द मोमेंट हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके सारे जो भी बेनिफिट्स आपको कास्ट से मिल रहे थे वो आपको नेशन दे रहा है, तो देन योर आइडेंटिटी विद दिस लार्जर ग्रेटर मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिटी, मैक्रोस्कोपिक इंस्टीट्यूशन ज्यादा होगी, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कि आप बस पैदा हो जाओ वहां पे, हेल्थ एजुकेशन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। अभी आपको कोई एथनिक आइडेंटिटी बस आपके कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, वो आपके फिर प्राइवेट हो जाएगी वहां, क्योंकि उससे आपको कोई मटेरियल बेनिफिट्स या कोई भी कुछ ऐसी चीज नहीं मिल रही है या प्रेस्टीज एसोसिएटेड नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ आप किसी कास्ट रिलीजन किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो, आपकी राइट्स इंश्योर की जाएंगी, आपकी हेल्थ एजुकेशन जॉब्स अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ नीड्स विल बी टेकन केयर। तो आपकी जो ये सब कल्चरल आइडेंटिटीज हैं दैट विल बिकम मोर प्राइवेट, ठीक है। अब आप उसको पब्लिकली आपको असर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इससे कोई खास ऐसे बेनिफिट्स मिल भी नहीं रहा है। ओके, कंडीशन पड़ती है कि वो कास्ट मैरिज रूटिंग हम्म, वो सब बोला सकता है। बिल्कुल बोल सकते हैं वो, लेकिन आप बस यहाँ पे कोट कर देना कि लोहिया ने बोला है। रोटी बेटी का नाता वाला लोहिया की स्पीच है, तो रोटी बेटी का नाता तोड़ दो और कास्ट अपने आप खत्म हो जाएगी। पर वो अगेन आई एम टेलिंग यू ही इज नॉट ट्राइंग टू एंड कास्ट, ही इज ट्राइंग टू एंड कास्टिज्म, ठीक है। वो कास्ट सिस्टम को या कास्टिज्म को खत्म करना चाहते हैं। मतलब कास्टिज्म में देयर इज एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ हायरार्की एंड एक्सप्लॉयटेशन या कोवर्जन, वो इस चीज को एंड करना चाहते हैं। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है कि कोई सोसाइटी अलग अलग सेग्रीगेशन है उसमें और बहुत सारे। तो जैसे कि बेरेमन का स्टेटमेंट है कि कास्ट की वजह से इंडिया की प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी है, मतलब मेंटेन हो रही है, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो हम होमोजेनाइज नहीं कर सकते पॉपुलेशन को। आज कास्ट कई सारे 5,000 अलग अलग टाइप की कास्ट हैं इंडिया में, और 5,000 कास्ट मतलब 5,000 अलग कल्चर्स हैं। ओके, अब आप होमोजेनाइज कर दोगे तो इंडिया की डाइवर्सिटी ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसी वजह से जरूरी है कास्टिज्म को खत्म करना रादर देन कास्ट को खत्म करना, और उससे हमें कोई फायदा भी नहीं होगा कास्ट खत्म करके। कास्टिज्म खत्म कर दो, ठीक है, जो कास्ट रिलेटेड जो नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म कर दो। तो ये बहुत ज्यादा रेडिकल स्टेटमेंट भी नहीं है और मतलब किसी को ऑफेंड भी नहीं करेगा, ठीक है। देन टॉक अबाउट लाइक क्वेश्चंस इंडियन ट्राइब्स के ऊपर, और क्योंकि जिन लोगों को एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आइडिया कम है, फॉर एग्जांपल जो भी इंटरव्यू लेंगे पैनलिस्ट, तो उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ ट्राइब्स। तो देर इज मोर लाइकलीहुड, जब वो अगर आपको एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे ट्राइब पूछ रहा है, तो आप ये समझ लेना कि उसको कुछ नहीं आता एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, सीरियसली। मतलब अगर वो एंथ्रोपोलॉजी को वो पहला सवाल ही उसके दिमाग में ट्राइब्स के ऊपर आ रहा है, तो वो वही उतना ही है जो वो ट्राइब्स जब सुन चुका है कि एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसने आपसे यही सवाल पूछ लिया। तो दैट तब आप और कॉन्फिडेंटली आंसर करो, क्योंकि उसको सीरियसली कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आप जो भी बोलोगे वो बहुत रिसेप्टिव होकर सुनेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन ऑन इंडियन ट्राइब्स, एंड स्पेशली अगर आप किसी ऐसे एरिया को जैसे मध्य प्रदेश इस स्टेट को बिलोंग करते हो, या छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, या फिर आपके स्टेट में आसपास कोई मेजर ट्राइब्स हैं, कुछ उनकी स्पेशलिटीज हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वो अवेयरनेस अपने अराउंड होना इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, विच इज बेसिक मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर साइड, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए। तो ट्राइब्स के बारे में थोड़ा सा एक लिस्ट बना लो, खास करके अपने स्टेट के, और बाकी इन जनरल भी कुछ फेमस ट्राइब्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा, अगर कोई न्यूज़ में है किसी वजह से, तो यू शुड बी मतलब प्रिपेयर्ड, ठीक है। सेकेंड, ट्राइब्स का जो मेजर जो अब ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जिन लोगों को कम पता है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो उनके लिए ट्राइब्स का मतलब ही नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे रिलेट ट्राइब्स विद नॉर्थ ईस्ट, एंड वो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और अरुणाचल और इन सब जगह पे जाके वो कुछ सवाल पूछना शुरू कर देंगे। एंड इसलिए आपको मतलब इन सब एरियाज में कुछ मेजर जो पैक्ट्स हैं, मेजर एक्ट्स हैं, या मेजर पॉलिसीज हैं, या उसके इम्पैक्ट, या कोई ऐसे सेशनिस्ट मूवमेंट या कोई मिलिटेंसी ऐसे कुछ हुआ है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि कोई इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट हो, जैसे ब्रू एंड मीजोज का कन्फ्लिक्ट है, तो ये सब आपके बारे में पता होना चाहिए। नागा अकॉर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर सम इश्यूज दैट यू शुड बी वेरी मच थरो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इनको नहीं पता होगा, तो मतलब एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो ये नॉर्मली
दे विल एंड अप विथ वेरी हॉट टॉपिक्स जो ट्राइब से रिलेटेड हो, जो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे कि असम और कौन से बॉर्डर पे, मेघालय बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, नहीं सॉरी नॉट मेघालय, मणिपुर बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जहाँ पे पुलिस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ऐसे ब्रू और मीजोस के, ब्रूज की अभी रीसेटलमेंट की गई है, मिजोरम में बुलाया गया, उनको वापस लैंड्स दिए गए, और नागा वाला जो भी अभी पैक्ट वगैरह चल रहा है, जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं उस मूवमेंट के, आप वो सब देख लो, तो थोड़ा सा आपको उस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन था, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी इम्प्लीमेंट हुआ है उत्तराखंड में, इमीडिएटली सरकार, अब आपसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लो कि किसी का फिजिक्स ऑप्शनल है, उससे पूछ लिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर एक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले से पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके दोनों के आंसर्स में डेफिनेटली आपसे जब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। ओके, नॉर्मली ये डिबेट को हिंदू मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम्स को भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के एम्बिट में लेके आ जाएगा। बट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट कि इट्स नॉट ओनली टू रिलीजन्स दैट आर पार्ट ऑफ उत्तराखंड, वहां पे कितने सारे ट्राइब्स हैं, उनकी बहुत तरीके की मैरिज प्रैक्टिसेस हैं। आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दोगे तो उनकी लाइफ में डिजास्टर आ जाएगा। जैसे कि खासाज हैं, वहाँ पे पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से तो इलीगल फॉर्म ऑफ मैरिज हो जाएगी। या फिर कई ऐसे ट्राइब्स हैं जहाँ पे पॉलीगाइनी प्रैक्टिस हो रही है, और उत्तराखंड में कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं। अब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओगे तो वहाँ पे इस टाइप की मैरिज को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दोगे, इलीगल डिक्लेयर कर दोगे, या फिर वहाँ पे मैरिज को एब्जॉल्व करने का या डिसॉल्व करने का बहुत अलग तरीके हैं। ठीक है, दे कैन नॉट ऑलवेज विजिट सिविल कोर्ट और ये वहाँ पे जाके पेपर साइन करेंगे डिवोर्स के। सो इन दैट केस यू शुड बी हाईलाइटिंग दीज फैक्टर्स कि कल इट्स नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम वाला जिस पे आप बात करो, लेकिन फिजिक्स ऑप्शनल वाले से तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, इतना ही करेंगे, या मैथ्स ऑप्शनल वाले से। बट एंथ्रोपोलॉजिकल ऑप्शनल से आपको एक डाइवर्सिटी का पार्ट इज नॉट जस्ट हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, इट्स फार बियॉन्ड दैट। ठीक है, आप in the same religion you will see a lot of diversity, and then beyond religions also there are certain minorities like tribal communities, 700 something tribal communities and 698 or 700 something, so अब उनकी अलग अलग कल्चर्स हैं। अब आप उन सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में ले आओगे तो आप उनके कल्चर को मतलब आप एसिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज अगेंस्ट द ट्राइबल पंचील। ठीक है, तो यू शुड बी हाईलाइटिंग दीज फैक्टर्स। देन एक लास्ट चीज दैट इज जो एनुअल रिपोर्ट है मोटा की, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, जस्ट टेक ए ग्लांस, मतलब जो मेजर स्टैटिस्टिक्स हैं, टेबल्स एट ए ग्लांस उसका एक सेक्शन होता है, तो वहाँ पे टेबल्स देख लो आप उसके, और जो मेजर स्टैटिस्टिक्स हैं, डेटा है, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स कि उनका सेक्स रेशियो क्या है, हेल्थ रिलेटेड इंडिकेटर्स क्या है, फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में कितना सेटलमेंट रेशियो क्या है, रेट क्या है, अभी तक कितने लोगों के लैंड पट्टा उनको मिल चुके हैं, कितने लोगों के केसेस बाकी हैं, ऑल दैट स्टफ यू शुड बी रेडी विद द डेटा। दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड डू। कोशिश करो कि ये सारी की सारी हो जाए, जितनी हो पाती हैं, नहीं तो आप वो कर लो। ठीक है, और टिक मार्क करते रहो। आई थिंक दैट विल बी मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव। कुछ क्वेश्चंस आपको अभी इन द मीन टाइम आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके आंसर इधर यू आर नॉट एबल टू क्लियरली फ्रेम, या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये भी सर, मैं ऐसे क्वेश्चन ही देखा जिसमें मतलब ट्राइबल पे आपने सिचुएशन सवाल दिए। हाँ, ट्राइबल पे आपने सिचुएशन क्वेश्चन आपको बताता है कि आप डीएम हो, आप मैन न्यूट्रिशन कैसे है। तो इधर क्वेश्चन करा देता है कि आप डीएम हो, ऐसी जगह पे हो जहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स और लैंड राइट्स में मतलब कुछ पता नहीं है, और वो पीवीटीजी है, वो जानवरों को मार रहे हैं, और आपको मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले हैं सरकार की जानवरों को नहीं मारना। सर इन सब सवालों में सर कैसे मतलब डील करना होता है, क्योंकि सर ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और सर जितना कल्चरल वेरिएशन है कि सर क्या पता कौन सा लॉ अप्लाई करे कि ना करे, और उसमें सर मतलब तो बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब सपोज करोगे ये जो पीवीटीजीज हैं, जरूरी नहीं कि आपको तुरंत कोई इमीडिएट स्टेप ही देना ही देना है। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और जो कि वो वहाँ का डीएम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और आप इंटरव्यू बोर्ड के रूम में बैठ के 1 मिनट में उसका सोल्यूशन दे दोगे, तो वो तो आपसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इट्स बेटर कि आप बोलो कि ठीक है, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लम की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, एंड दैट इज वाई आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज सो बिग कि इमीडिएटली सोल्यूशन देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तुरंत, और जरूरी थोड़ी ना कि आप अपना ज्ञान वहाँ पे दिखा दोगे। भाई वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वहाँ पे 2 साल 3 साल से प्रॉब्लम चल रही है, वो तब से नहीं सोच पा रहा कि क्या करना है, एंड आप वो कल के आए लड़के
अभी 1 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं है और वहाँ पे आप तुरंत सॉल्यूशन दे दोगे, तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन हल्का होगा और ये बता देगा कि आप मतलब ज़्यादा सोचने वाले इंसान नहीं हो या ज़्यादा सीरियस या मैच्योर्ड आदमी नहीं हो। तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट कि यार इतना बड़ी बात है, इतनी जल्दी कैसे सॉल्यूशन दूँगा? थोड़ा टाइम चाहिए, आई विल हैव टू लुक एट अदर एंगल, सारे पर्सपेक्टिव देखने के बाद मे बी मैं कुछ एक डिसीजन पे पहुंच पाऊंगा, बिकॉज आई विल हैव टू टेक सम हेल्प ऑफ सीनियर्स जो ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, जो ट्राइबल एरियाज में काम कर चुके हैं, उनसे भी ओपिनियन लेना पड़ेगा एंड देन आई विल कम विथ अ सॉल्यूशन. यू डोंट हैव टू स्पीक आउट द सॉल्यूशन, यू जस्ट हैव टू मेंशन आउट द स्टेप्स दैट यू विल टेक टू रीच द सॉल्यूशन. ठीक है कि आप ये बोलो कि कुछ लोग पुराने एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट होंगे जिनका उनके साथ अच्छा रैपो है, उनसे बात करेंगे, सीनियर्स हैं जो उस एरिया में काम कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे. ठीक है, मे बी इससे मेरे को हेल्प मिलेगी. सॉल्यूशन थोड़ी ना बोल रहा है वो आपसे. ठीक है, सो यस. हाँ, तो आप बताओ कि एंथ्रोपोलॉजी का एक बेनिफिट है, मतलब एंथ्रोपोलॉजी के 4 मेजर जो फीचर्स हैं. फर्स्ट वन इज comparative study, second is holistic study, third is repository, and the fourth one is relativism. इन्हीं 4 चीजों को यूज करके आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो जर्नी है उसको कैरी ऑन करना होगा. तो लाइक आपकी जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है, आपने कई सारे कल्चर्स को देखा है, कंपैरेटिव स्टडी की है. ओके, हाउ बेसिकली वन इज रिलेटेड टू अदर. ओके, होलिस्टिक मतलब आपने हर एक इंटीग्रेटेड स्टडी की है ह्यूमन काइंड की. इट्स नॉट जस्ट फिजिकल और नॉट कल्चर, नॉट इकोनॉमी आइसोलेटेड फ्रॉम रिलीजन. ओके, तो ऐसा होता है कई बार कि हम कोई स्कीम्स वगैरह लाने की कोशिश करते हैं जो उनकी इकोनॉमी को हेल्प करे. ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रोवाइज करे, बट वो स्कीम एक अटर फेलियर हो जाती है. वाई? बिकॉज we didn't took into our consideration the religious aspect or maybe the familiar aspect. जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, निकोबारीज में मनरेगा फेल हो गया बुरी तरीके से. कोई भी एक भी लेबर नहीं मिलता था निकोबारी का जो मनरेगा में काम करे. अब रीजन क्या था? मनरेगा इतनी बढ़िया स्कीम उनकी कंडीशन को इम्प्रोवाइज कर दे, उनको मतलब अच्छे वेजेस मिल जाए, वहां पे उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर सकती थी. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि व्हाई निकोबारीज डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इनटू मनरेगा? इट्स द रीजन इज कि वहां पे सुनामी आई, और जब सुनामी आई तो कई सारे लोग वहां पे कोस्ट के आसपास दफन हो गए. ठीक है, एंड जिसकी वजह से अब मनरेगा में कई सारी खुदाई करनी पड़ती है, और खुदाई करेंगे तो वो बॉडीज एक्सपोज हो जाएंगी, जो उनके लिए सिन माना जाता है. एंड दैट्स व्हाई दे डू नॉट वांट टू एंगेज इनटू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज जहां पे एक्सकवेशन वगैरह करना पड़े उन लैंड पे जहां पे उनके रिलेटिव्स दफन हो गए सुनामी की वजह से. ओके, एंड दैट्स व्हाई मनरेगा फेल कर गया वहां पे. और ऐसे कई सारी चीजें हैं. तो जो होलिस्टिक अप्रोच से ही आप जब देखोगे कि हाउ दे आर कनेक्टेड. अब आप एजुकेशन वहां पे ला रहे हो, अब एजुकेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एजुकेशन हम सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड दे रहे हैं. अब एक पैस्टोरल कम्युनिटी है, वो एल्जेब्रा सीख के क्या करेगा? ओके, बकरवाल्स हैं, ओके, या गद्दीज हैं. अब इनको आप अलजेब्रा सिखाओगे या डेटा एनालिटिक्स सिखाओगे या C++ सिखाओगे तो व्हाट दे विल डू? ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि इनके इनके कल्चरल बेस जो जीनियस है उसी के ऊपर इनको डेवलप करें. ठीक है, इनकी जो स्किल्स हैं इसी को इम्प्रोवाइज करें, इसको ही मार्केट करें, ताकि इनकी स्किल्स भी रिटेन हो सके, इनका कल्चर भी रिटेन हो सके, प्लस जो हमारा एम है कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रोवाइज हो वो भी पूरी हो जाए. ओके, देन लास्ट वन इज रिलेटिविज्म. जज नहीं करना है. ओके, कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं, उनको उनके कल्चर को उनके ओपिनियन को उन्हीं के नज़र से देखना है. देन वी विल बी एबल टू गिव देम ए सॉल्यूशन विच इज एक्सेप्टेबल. अब जैसे कि बहुत अच्छा केस है कि जब फर्टिलिटी क्लिनिक्स खोली गई, ठीक है, या जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर में जो नसबंदी की क्लिनिक्स या परिवार नियोजक जो भी हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, तो वो खोली गई, तो बीच गांव में वो क्लिनिक लगा दी गई. अब बीच गांव में जब लगाई गई तो कोई नहीं जाता था वहां पे, नो बडी यूज टू एंटर देयर. अब वहां पे क्या हुआ कि इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लोगों को जरूरत भी थी, बट स्टिल नो वन वाज रेडी टू एंटर, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इज ए बिग फैक्टर. अब कोई मेल वहां पे जाएगा तो अगले दिन बोल दिया जाएगा कि ये नसबंदी करा के आ गया, इसकी मैस्कुलिनिटी चली गई एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में. तो अब जब उनको पता चला कि ये अभी कल्चरली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं था, एंड दैट्स व्हाई अब जो उन्होंने किया वो बड़े अस्पताल में वो क्लिनिक्स खोली गई हैं,
और वो एकदम एंड पे होती हैं जहाँ पे पूरी प्राइवेसी इंश्योर की जाती है। आप कभी भी किसी भी सरकारी अस्पताल में जाओगे, सो ये जो फर्टिलिटी रिलेटेड क्लिनिक्स हैं जहाँ पे ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी होती है, वो सबसे एंड पे होती है जहाँ पे पूरी प्राइवेसी इंश्योर की जाएगी। सो दिस इज लाइक बाय यूजिंग दिस नॉलेज ओनली। ठीक है, सो आप लोगों के पास ये हैंड आउट होगा, प्लीज इसको टिक मार्क कर लो पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जितना हो पाए। एंड ये हो जाएगा तो आपके एक एग्जॉस्टिव नॉलेज, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजी की आंसर्स के लिए चाहिए, वो डेवलप हो जाएगी। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। why is anthropology not developed as other humanities? मतलब वो क्यों lag down कर रहा है respect to others? You will hear about sociologists, but you won't hear about anthropology. नहीं, इंडिया में अगर वो पूछे तो आप ये बता दो कि इंडिया में एंथ्रो और सोशो में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, कोई ऐसा डिस्टिंक्शन रहा नहीं। क्योंकि आप जैसे देखोगे कि हम एम एन श्रीनिवास को, जो इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया, तो एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल था कि वो प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करेगा या फिर जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उनको स्टडी करेगा। अब इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज जो स्टडी की, या सोशोलॉजिस्ट ने भी या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, वो सब की सब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी, ट्राइब और विलेज और कास्ट, ये सब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज है। ठीक है, एंड दैट इज वाई इंडिया में एंथ्रो और सोशो में इतना ज्यादा डिफरेंस रहा नहीं, एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ फिजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल पार्ट। ठीक है, बाकी तो जो सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू सोशियोलॉजी इन इंडिया। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एम एन श्रीनिवास, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड थे। ठीक है, दूसरा एक प्रॉब्लम है इंडिया में कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्यों डेवलप नहीं हुआ या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, बिकॉज फंड बहुत चाहिए इसके लिए, रिसर्च के लिए, जेनेटिक रिसर्च एंड ऑल दैट के लिए काफ़ी ज़्यादा फंड चाहिए। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इसलिए डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, और पॉपुलेशन डेंसिटी होने की ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों ने काइंड ऑफ हमें कोई ऐसे एक्सकेवेशन साइट्स बहुत बड़े बड़े नहीं मिल पाए। अब सपोज करो कि आपको वाराणसी इज द ओल्डेस्ट अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि वाराणसी में इस सेटलमेंट से पहले भी कई सारे सेटलमेंट्स रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से यहाँ पे शहर बस गया। अब लेकिन उसको एक्सकेवेट कैसे करें, वहाँ पे तो लैंड भी तो होना चाहिए एक्सकेवेट करने के लिए, या फिर फॉर दैट केस इन एनी प्लेस इन इंडिया। अभी इतनी बड़ी लैंड है कहाँ, बागपत में भी गए तो वो खेत को हटा के थोड़े दिन के लिए खेत को एक्सकेवेट करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल के फिर वापस वहाँ पे खेती चल रही होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम साइट क्लेम कर लेंगे वहाँ पे। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे आपको ऐसे एक्सकेवेशन इज नॉट दैट ईजी। दूसरा एक प्रॉब्लम है, फंड की प्रॉब्लम है। तीसरी एक प्रॉब्लम है कि एसिडिक सॉइल जो हमारा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा फॉसिल्स हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा सेव नहीं हुए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बचे भी नहीं। तो इस वजह से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा, क्योंकि हमें आर्टिफैक्ट्स तो बहुत सारे मिले बट हमें फॉसिल्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए। ठीक है, बात करें इंटरव्यू पूछेंगे तो मुझे मुझे आइडिया नहीं कितना वाइड स्प्रेड है हमारे कंट्री में, कितना यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं या फिर कितनी फैसिलिटी ग्रेजुएशन बनता है, ग्रेजुएशन में जो क्लियर ऑप्शन स्प्रेड ऑप्शन। हाँ तो मतलब ऐसे कोई ग्रेजुएशन में यही तो बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे इसलिए आ जाता है कि सोशियोलॉजी का ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आपको बीए एंथ्रोपोलॉजी, आई थिंक बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीए एंथ्रोपोलॉजी देख। तो एक ये प्रॉब्लम है कि सोशियोलॉजी का ओवरलैप होने की वजह से ना, मेनली जो मेजर इंडिया के स्कॉलर्स भी हुए जिन्होंने, जैसे डी एन मजूमदार हो गए या फिर एम एन श्रीनिवास हो गए या से आंध्र बेते हो गए, ये सब सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सुरेंद्र जोत का हो गया, जो भी मेजर सोशल इश्यूज को इंडिया में स्टडी भी कर रहे हैं, वो सब अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स सोशियोलॉजी। ठीक है, ये एक रीजन है। दूसरा ये बताने कि आर्कियोलॉजी वाला पार्ट यहाँ पे क्यों डेवलप नहीं हो पाया, इसकी वजह से एज सच कोई कॉलेजेस में भी इनको इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है, क्योंकि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स बहुत बड़ी बड़ी नहीं मिल पाई, या मिली भी तो लैक ऑफ फंड की वजह से हमने बहुत ज़्यादा उसको डिस्कवर नहीं किया, इसकी वजह से ये भी इतनी फैन फॉलोइंग जनरेट नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, अट्रैक्टिव है तभी तो आपने चुना है। मतलब वो बोर्ड पर पूछा ही है कि बात हम क्यों नहीं इसको ऑप्ट करते ग्रेजुएशन में ऐसे करके लास्ट के ट्रांसफर कर देते हैं, हम्म। क्यों अट्रैक्टिव नहीं है ग्रेजुएशन, तो हमारा ऑप्शन है, हमने चूज किया बिकॉज़ एग्जाम का प्रोसेस। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना कि अट्रैक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है।
ठीक है, साइट्स आपके पास एक्सकेवेट करने के लिए है नहीं, फंडिंग की आपको प्रॉब्लम है, जेनेटिक रिसर्च इतना डेवलप हुआ नहीं है। और जो सोशो कल्चरल में अगर आपको डेवलप करना है तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके। हाँ, प्रेजेंट में हर जगह रेलिवेंस है। कोविड के टाइम पे आप देखो, ठीक है, ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी हो गया, ये तो आपका सोशो कल्चरल एस्पेक्ट हो गया। इबोला जो मैंने आपको बताया वो केस है, ठीक है। विलेज डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब में आपको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बेसिकली रिलेटिविज्म को यूज करना है एंड ऑल दैट स्टफ। देन यू कैन टॉक अबाउट लाइक वैक्सीन डेवलपमेंट ऑल्सो। यहाँ पे ही आप प्रॉपरली आप देखो कि, और प्लस आपने ये देखा होगा कि कई सारे ग्रुप्स हैं जो इम्यून है ऑलरेडी अगेंस्ट सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस। ठीक है, एपिडेमोलॉजी जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके, तो आप एक प्रॉपर मेडिकल अगर आपको पॉलिसीज बनानी है तो यू शुड बी टेकिंग ओपिनियन फ्रॉम एपिडेमोलॉजिस्ट। ठीक है, कि यहाँ पे ये डिजीज इतना ज़्यादा कॉमन क्यों है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ओके, एंड इसको कल्चरली, अब जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, द आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये स्वाजीलैंड का केस है। अब स्वाजीलैंड में क्या था कि पर पर्सन देयर वर 10,000, सॉरी, पर 100% देयर वाज वन शमन, एंड पर 10,000 पर्सन देयर वाज वन मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल असिस्टेंट, जो भी कह लो, नर्स, डॉक्टर, कुछ भी था। ठीक है, मेडिकल वर्कर, ठीक है, पर 10,000। अब वहां पे क्या हुआ कि वहां पे वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही थी। अब वाटर बॉर्न डिजीज फैलने की वजह से अब समझ नहीं आ रहा था कि लोग करें क्या। और लोग मतलब डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते थे। पहले तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी कम थी, और दूसरा उनका बिलीफ सिस्टम भी बहुत वीक था। ठीक है, तो वो शमन के पास जाते थे। अब शमन के, अब वाटर बॉर्न डिजीज की वजह से बच्चों की डेथ बहुत ज्यादा एकदम हाई रेट पे हो रही थी। अब व्हाट एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे डू, WC ग्रीन ऐसे कुछ नाम है उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम है शमन्स, तो उन्होंने क्या किया कि शमन्स की हेल्प ली, और शमन्स को जाके बोला कि भाई देखो ये प्रॉब्लम है, और आप अगर चाहोगे तो इस प्रॉब्लम से बच्चे बच जाएंगे। तो उन्होंने पुड़िया में ORS पैक करके देना शुरू किया, और उनको शमन्स को बोला कि आप ये दवाई दो, एंड शमन्स एग्रीड टू इट। दे स्टार्टेड गिविंग ORS मेडिसिन इन दैट देयर ओन पुड़िया, और उसकी वजह से लोगों ने वो कंज्यूम करना शुरू किया, और उनकी वाटर बॉन्ड जो भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन और इसकी वजह से डेथ हो रही थी, वो रुक गई। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कल्चरल फैक्टर्स तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जिसकी वजह से कोई स्कीम सक्सेसफुल है, या फिर जैसे मार्केटिंग में आप देखोगे आज के टाइम पे कॉर्पोरेट दे आर यूजिंग दिस आइडिया। अब अमेजोन आपकी ऐड कर रहा है, अमेजोन आपको एंटाइज कर रहा है। अमेजोन क्या है, कुरियर कंपनी है वो तो। ठीक है, वो एक जगह से सामान उठाती है, एक जगह पे आपको डिलीवर कर रही है। ठीक है, लेकिन वो आपको एंटाइज कैसे कर रही है कि आपके दिवाली का टाइम आ गया है, यू हैव टू गिव समथिंग टू योर पेरेंट्स। राखी के टाइम में आप अपनी बहन को कुछ दोगे, एक इमोशनल एड। सो दिस इज बाय मतलब अंडरस्टैंडिंग योर कल्चर एंड अपीलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल आइडियाज। ओके, कल्चरल बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई करके अपील कर रहा है, और आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो अमेजोन से। ओके, या जो भी प्रोडक्ट्स वो डिजाइन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको कल्चरल अपील है, तो वो आपकी नेशनल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स विच विल बी अपीलिंग टू यू कल्चरली, कलर, साइज, ओकेजन, इमोशंस, ऑल दैट स्टफ। तो डेफिनेटली इसका रिलेवेंस है। ओके, हाँ, शमन्स क्वैक्स में नहीं आएंगे, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, वहां पे प्लेसिबो इफेक्ट काम कर रहा होता है। नहीं, यहाँ पे क्वैक्स में नहीं आएंगे, यहाँ पे ओझा। ठीक है, नहीं, क्वैक्स वो अपने आप को डॉक्टर बोले ना बोले, वो अलग चीज हो जाती है। यहाँ पे आप उससे हट के बात करोगे कि देखो आप मेडिसिन बैकग्राउंड के नहीं हो, आप सुनो, आप मेडिसिन बैकग्राउंड के नहीं हो, तो इस वजह से यू कैन नॉट एक्चुअली से कि ये लोग क्वैक्स है, क्योंकि वो डॉक्टर का काम है। आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो या एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आप उनका भी रेलेवेंस देखोगे कि अगर इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, इनफैक्ट इनको यूज करो, इनको ट्रेन करो एज एन आशा वर्कर, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। वैक्सीन हेजिटेंसी में अगर ये लोग ये चाहते तो ये लोग बहुत इजीली लोगों को अपील कर सकते थे, रादर देन समबडी आउटसाइडर जो आके लोग बोल रहा है कि इंजेक्शन लगवा लो। ठीक है, तो उनको इनको एलिमिनेट करने के बजाय इनको यूज करो।
ओके, तो इस तरीके से आप क्वैक्स नहीं बोलोगे, मतलब ये इनको डिमीन करना है। ओके, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि 4 बजे यहाँ पे क्लास है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड कि इतना लंबा जाएगा। थैंक यू।